ठीक है, शुरू करते हैं फिर। आवाज आ रही है सबको? जी सर। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया था उन्होंने देख लिया था लेक्चर पहले। तो कुछ प्रॉब्लम है, अगर पिछले लेक्चर से रिलेटेड कुछ समझ में ना आया हो और कुछ पढ़ा वढ़ा हो तो बता सकते हो। कुछ प्रॉब्लम किसी को भी हो तो। नोट पे कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है लास्ट क्लास से रिलेटेड, कुछ ना समझ में आया हो तो? नहीं है? नहीं सर। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं फिर। हम्म ये सब हो गया था। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात हो गई थी। कुछ हम लोगों ने देख लिए थे कि अलग अलग चीज़ों की यूनिट्स कैसे कैसे अलग अलग होती हैं। हम्म हम्म, और क्या बात हो रही थी? मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बात हो रही थी, है ना? अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी इसके बारे में। थोड़ा बहुत ही बात हुई थी ना मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए, कि ये स्केल से हो सकता है और ये सब चीज़ें हैं। हम्म अभी रिफ्लेक्शन मेथड और ये सब नहीं हुआ था। ठीक है, सबको याद है संजीव? हाँ सर, आ रहा है। नहीं, कह रहे हैं यहीं तक हुआ था ना, और हाँ कुछ सर, तो। हाँ। नहीं ठीक नहीं, है। और नहीं कुछ हुआ था। हम्म तो हम यहाँ मेजरमेंट ऑफ लेंथ से ही स्टार्ट करते हैं। यस सर। फिर से एक बार ये क्वेश्चन पूछेंगे सबसे कि लेंथ को मेजर कैसे किया जाता है, मतलब कोई भी अगर करेगा तो क्या डिवाइस की जरूरत पड़ेगी लेंथ को मेजर करने के लिए, या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी? सर स्केल। स्केल, सिंपल सी एक चीज जिससे लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और कुछ इंच टेप, यस सर। है ना, या मेजरिंग टेप जिसको बोलते हैं। और भी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को वहां होना पड़ेगा। तो बिना कहीं जाए कैसे लेंथ को मेजर किया जा सकता है? क्योंकि स्केल भी यहाँ से वहां तक पहुंचना रिफ्रैक्शन। चाहिए। हम्म जिसको पता है वो नहीं बताएगा, जिसको नहीं पता है वो बताएगा। अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन है ना, जिसको नहीं पता है वही बताएगा। तो मतलब जिसको नहीं जिसने पता कल वो नहीं कैसे सुना। बताएगा? मतलब जिसने कल नहीं सुना परसों इस बारे में, क्योंकि परसों इस बारे में बात हुई है लेक्चर के एंड में। तो अगर कोई और कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है, अगर पता हो तो। नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम आगे बताएंगे। आइडिया है सिद्धार्थ कुछ? नो सर। नो आ, सर। तुषार, तुम्हें भी नहीं आइडिया है? नो सर। हम्म तो कि पैरेलक्स मेथड से। पैरेलक्स तो थोड़ा और आगे वाली चीज हो गई। अभी हम फिलहाल नॉर्मल डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। जैसे एक वॉल है, दीवार है, बिना वहां तक जाए, बिना वहां तक कोई टेप को लेके जाए या फिर कोई स्केल बिना लेके जाए, कैसे हम वहाँ मेजर करते हैं उसकी लेंथ को या उसकी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं किस तरह से? तो वो होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन मेथड। यस ठीक सर, है, जो इंजीनियर्स यूज करते हैं। हाँ कह सकते हैं। बहुत सारे लोग यूज करते हैं, टॉयज में भी यूज होता है। ठीक है, वो जो टकराते नहीं है टॉय, वॉल के पास जाके रुक जाते हैं, उन टॉयज में भी यही मेथड की हेल्प से सेंसर्स लगाए जाते हैं। हम्म ताकि वो सेंस कर सके कि कितनी डिस्टेंस पे उससे कोई ऑब्स्टेकल है, या वॉल है, या कोई भी हाथ रखा है, या कुछ भी है, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। आई बात समझ में सबको? यस सर। जी। बस यही हो रहा है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है? ये तुम लोग, मतलब जिनको भी मतलब वो नहीं है, वो पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। और थोड़ा सा अब हम अभी हम बता रहे हैं, उसके बाद हम पैरेलक्स पे चलेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वही वाला बच जाता है, पैरेलक्स मेथड। ठीक है, लेंथ को वो करने के लिए। क्लियर है? हम्म तो गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग आरम। अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा कुछ निकला नहीं है। वहीं पे हैं अभी। ठीक है, कुछ पूछना है कल से रिलेटेड तुम्हें, मतलब परसों से रिलेटेड, जो भी लास्ट लेक्चर था? नहीं सर। नहीं, ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। तो रिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है? ठीक है, ये एक मेथड है जिससे हम एक चीज को, अब वो चीज वेव्स होती हैं जनरली, कुछ वेव्स को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। हम्म और वेव की स्पीड हमें पता होती है। लाइट वेव भेजेंगे तो भी पता है, साउंड वेव भेजेंगे तो भी पता है, ये किसी भी और फ्रीक्वेंसी की वेव भेजेंगे तो हमको स्पीड पता होती है, क्योंकि वो हमारी डिवाइस से ही निकल रही है स्पीड, मतलब वेव।
ठीक है, तो उसकी स्पीड पता रखना आसान है। तो अगर एक यहाँ पे वॉल है और यहाँ पे वो व्हीकल है, ये मान लो सेंडिंग यूनिट है उस सेंसर का, भेज रहा है, और ये वाला रिसीविंग यूनिट है, रिसीव कर रहा है सिग्नल्स को। तो ये सेंडिंग यूनिट है, सेंड करेगा तो वॉल पे जाके हिट करेगी वेव, और फिर वॉल से वापस आएगी, वापस आएगी। और ये रिसीव कर लेगा, ये वाला सेंसर। सेंड हो गई, रिसीव हो गई, इसका स्पीड हमें पता था जो भी हमने वेव सेंड की है। हम्म तो अगर ये s डिस्टेंस पे वॉल है, तो वेव ने जाने और आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2s। 2s। दूसरी बात, स्पीड हमें पता थी, तो स्पीड पता डिस्टेंस है, निकाल नोन है। लेंगे। तो और टाइम आराम से हम उसमें कुछ भी क्लॉक लगा के कि किस टाइम पे सेंड किया गया, जस्ट किस टाइम पे सेंड किया गया, एक स्टॉप वॉच चालू हो जाएगी अंदर प्रोग्रामिंग की हेल्प से, और जैसे ही रिसीव होगा तो फिर वो स्टॉप वॉच क्लोज हो जाएगी। तो टाइम गैप आ जाएगा ना, टाइम इंटरवल आ जाएगा, यस सर। कितना टाइम लगा जाने आने में। तो v इज इक्वल टू 2s/t हो जाएगा। यस सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपली, काफी सिंपल तरीके से। तो इससे हम s निकाल सकते हैं ना, v जी इंटू टी डिवाइड बाई 2। 2। किसी कोई कंफ्यूजन है कि निकाल सकते हैं हम इससे? नो सर, सर ये बोर्ड्स में भी होता है ना, ठीक है, हाँ बोर्ड्स में होता है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे अगर हम लाइट भेज रहे हैं, मान लो हमें ये वेव्स के तौर पे लाइट वेव भेजनी है, ठीक है, लाइट, विजिबल लाइट, तो हम यहाँ v की जगह पे c रख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट रख देंगे। है। यस सर। बाकी कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बाकी सब तो सेम रहेगा ना। आई बात समझ में? साउंड यस वेव सर। भेज रहे हैं तो साउंड की स्पीड रख देंगे, कोई और वेव भेज रहे हैं तो उसकी स्पीड रख देंगे, जो भी वेव होगी जैसी भी होगी, क्योंकि वो वेव्स जनरेट कर रहा है ये सेंसर। तो किस स्पीड की वेव, किस फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर रहा है ये, वो हमें पता होगा, हम पीछे से उसको मतलब सेट कर सकते हैं ना, वो डिवाइस हमारे पास है कि वेव की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं तो आराम से स्पीड पता चल जाएगी हमको, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में और स्पीड में रिलेशन होता है, पता है क्या? स्पीड अपॉन वेव लेंथ होती है फ्रीक्वेंसी। ये लैम्डा। फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू है, ध्यान रखना, यस एन सर। यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इनमें रिलेशन होता है, तो ये पता चल जाता है इजीली। समझ में आया कि हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिना वहां पे जाए। तो अभी अगर हम वॉल्स हटा के यहाँ पे मून लगा दें कि ये मून था, और ये जो व्हीकल हमने छोटा सा रखा था, ये व्हीकल यहाँ नहीं है, ये अर्थ से हम सिग्नल भेज रहे हैं, तो हम अर्थ से मून के डिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं, और लाइट वेव भेज दो, क्योंकि वहां पे मान लो चलो एटमॉस्फेयर उतना ज्यादा नहीं है यहाँ पे बीच में, तो हम साउंड वेव तो नहीं भेज सकते, क्योंकि साउंड वेव को क्या चाहिए जाने के लिए? सर पार्टिकल्स मैटर। मीडियम चाहिए, है ना, मैटर चाहिए, मीडियम चाहिए। लेकिन बीच में मीडियम नहीं है, तो चलो हम लाइट वेव्स भेज देंगे, लेजर भेज सकते हैं, और भी वेव्स भेज सकते हैं, लाइट लाइट वाली, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज सकते हैं। सही है, तो वो जाके वापस आएगी, यहाँ पे सी रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस पता चल जाएगी ना हमें। यस सर। और लेंथ है क्या? लेंथ ही तो डिस्टेंस है, अलग तो है नहीं। क्लियर? यस सर। जी बस, सबको समझ में आया क्या है रिफ्लेक्शन मेथड? इजी होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो एक बात बताएं, इसमें तुम लोग जितना चाहो लिख सकते हो मेरे करवाते टाइम पे, ठीक है, उसके अलावा ये वीडियो यूट्यूब पे तुम लोग को हम मतलब मिलेंगे ही, इतना कोई इशू नहीं है। तो वो जब चाहे वहां से मतलब देख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब ध्यान मत देना लिखने के ऊपर, कंसंट्रेशन से ध्यान यहीं पे देना ताकि समझ में ज्यादा आए, क्योंकि लिखने वाला तो फिर मिल ही जाएगा तुमको वो, ठीक है। लिखो, मन है तो लिखो, लेकिन उतना भी लिखने के ऊपर फोकस कम और समझने के ऊपर ज्यादा। जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसमें हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहो, बात में रहो, ठीक है। यस सर। चलो ध्यान देना सब लोग, ये समझ में आ गया सबको, बेसिक सेंस है। हम्म तो अब यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंसेस और लॉन्ग डिस्टेंसेस का हमको समझ में आया कि कैसे फाइंड होता होगा, लेकिन ये भी एक लिमिट तक लॉन्ग डिस्टेंसेस में काम करता है। जैसे कि ये काम कर जाएगा अपने सोलर सिस्टम में जो जितने प्लैनेट्स वगैरह है ना, वहां तक के काम कर जाएगा, कि वहां तक सारे प्लैनेट्स की डिस्टेंसेस तुम निकाल सकते हो रिफ्लेक्शन मेथड से। सही है, लेकिन यस सर। अगर हम थोड़ा और दूर जाएं और बाहर जाएं और स्टार तक पहुंचे, कोई दूसरा स्टार,
ठीक है। तो स्टार होता क्या है बेसिकली? स्टार क्या होता है? सन ही तो होता है ना, Yes, sir. Smaller sun. है ना। स्मॉलर सन नहीं होता है, सन होता है। बिगर भी हो सकता है, दूर से तुम्हें स्मॉलर नजर आ रहा है, ठीक है। सर सन से तो छोटा ही होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सन ही होता है, अपना सन भी स्टार ही है, ये सर बात है। मतलब वो हमारे से दूर है इसलिए हमें छोटा लगता है। हाँ, बस इतना है, दूर है इसलिए छोटा लगता है, छोटा है नहीं। कई सारे तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, अपने वाले सन से कई बहुत ज्यादा टाइम्स बड़े यस हैं, सर, देखा लेकिन मैंने। दूर हैं इसलिए छोटे लगते हैं। तो जितने भी स्टार नजर आते हैं हम लोगों को, वो सब क्या हैं? सब के सब सन है, ठीक है। सन है तो उनका अपना एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम होगा, बीच में सन होगा और अपना प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, जैसे अपना सोलर सिस्टम है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो किसी भी स्टार की जो डिस्टेंस है या दूसरे सन की, तो आसपास अगर है यानी कि बहुत पास वाला सोलर सिस्टम है, क्योंकि सोलर सिस्टम जैसे अपना सोलर सिस्टम है तो थोड़ी दूर पे, थोड़ी दूर का मतलब 10 कदम की बात नहीं हो रही, स्पेस में थोड़ी दूर का मतलब बहुत हो गया, लेकिन फिर भी बहुत दूर नहीं है। तो दूसरा कोई सोलर सिस्टम होगा, फिर थोड़ी और दूर तीसरा चौथा, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है, ठीक है, एक ही गैलेक्सी में। तो उन सोलर सिस्टम का जो स्टार है, जो सन है, उनसे डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है यहाँ से अर्थ पे बैठे बैठे कि कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, तो थोड़ा पास वालों तक का तो चलो रिफ्लेक्शन से एक बार को आ सकता है, लेकिन और ज्यादा दूर होगा ना, तब हमें जरूरत पड़ जाती है पैरेलैक्स मेथड की। बिना इसके काम, ओ एक मिनट, बिना इसके काम नहीं चलने वाला, ठीक है। आई बात समझ में? अभी ये क्या है पैरेलैक्स मेथड, वो पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझो, यहां से थोड़ा रीड करते हैं। You have already familiar with some direct methods for the measurement of length. सिंपल चीजें तो हम लोग को पहले से पता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मीटर स्केल इज यूज्ड फॉर लेंथ्स फ्रॉम 10 टू द पावर -3 मीटर टू 10 टू द पावर 2 मीटर। मतलब 10 टू द पावर -3 का मतलब क्या है? मिलीमीटर, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, है ना। और 10 टू द पावर 2 का मतलब 100 मीटर। 100 मीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर से लेके 100 मीटर तक का डिस्टेंस जनरली हम लोग एक मीटर स्केल से निकालते हैं। मीटर स्केल वही स्केल जो 1 मीटर का होता है लेंथ में। पहले के बच्चों को ज्यादा पता होगा, अभी के बच्चों को कम, कि जो कपड़े वगैरह लिए जाते थे, जो कपड़ों मतलब कपड़े सिलवाए जाते थे, ठीक है, मतलब वही शर्ट पैंट्स वगैरह या और कुछ, यस तो सर। जब उनका कपड़ा खरीदा जाता था तो वो लोग एक मीटर स्केल का यूज करते हैं, उससे वो नापते हैं। मेटल का होता है, ठीक है, स्टील का, वो दिखा होगा शायद कहीं ना कहीं, तो उस वो 1 मीटर का ही होता है एग्जैक्टली exactly। तो इसीलिए मीटर स्केल की बात की जा रही है। तो मीटर स्केल एक सिंपल सी चीज जिससे हम इतना 1 mm से लेके 100 मीटर तक निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में उसमें यहाँ डिवाइडेड होते हैं ना मेजरमेंट्स, तो सबसे कम से कम कितना होता है? 1 मिलीमीटर, ठीक है। इससे छोटा उसमें मार्क नहीं होता है, और ना हमें उतना नजर आ पाएगा इससे छोटा, ठीक है। इतना तक तो कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे छोटी लेंथ की बात की जाए या इससे बड़ी लेंथ की बात की जाए, तो फिर हम लोगों को थोड़ी दूसरी तरह की डिवाइसेस चाहिए होती हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर। इसके बारे में किसको किसको पता है कि क्या होता है? सर मुझे पता है। पता है, और किसको नहीं पता है ये बताओ। अनीता, तुम्हें पता है? मुझे जी नहीं सर। पता था। हाँ, एक मिनट, अनीता तुमने क्या कहा? बैनियर कैलिपर से छोटी हम्म, लेंथ को दूरियों को मेजर किया जाता है। नापने। लेंथ, ये हाँ, लेंथ हो गया या रेडियस वगैरह हो गई, डायमीटर हो गया, कम का, ये जो कम होता है, जो नॉर्मल स्केल से नहीं मेजर हो पाता है, वो नाप सकते हैं, ठीक है। सबको जी। क्लियर हो गया ना? यही होता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एक्यूरेसी उसकी 10 टू द पावर -4 मीटर तक रहती है। ये स्केल यस से सर। ज्यादा है इसलिए क्योंकि ये 0.1 मिलीमीटर पे है। तो इसका मतलब इतना तो हम स्केल से नहीं देख सकते हैं ना, 0.1 मिलीमीटर। स्केल में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 मिलीमीटर मिलता है बस। जो सेंटीमीटर के 10 डिवाइड होते हैं ना, जैसे ये 1 सेंटीमीटर यस है मान सर। लो, तो उसका जो 1 2 3 4 5 6 करके 10 होते हैं, वो सब मिलीमीटर। क्लियर? इससे इस रेंज तक पहुंच सकते हैं। स्क्रू गॉज से 10 टू द पावर -5 तक पहुंच सकते हैं। टू मेजर लेंथ्स बियॉन्ड दीज रेंजेस, यानी कि इस रेंज के अलावा, यानी कि इससे ज्यादा या इनसे कम कुछ भी मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट मेथड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे सन से
सॉरी, अर्थ से मून तक के डिस्टेंस या किसी दूसरे प्लैनेट तक के डिस्टेंस के लिए डिवाइसेस भी काम नहीं आती हैं उस तरह की कि यहाँ से वहां तक तो हम कांटेक्ट में ला नहीं सकते ना ये वाली डिवाइसेस। ये जितनी भी डिवाइसेस लिखी हैं, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, मीटर स्केल, ये सब हैं कांटेक्ट वाली डिवाइसेस। इनको दोनों जगह पे होना जरूरी है, यहाँ से लेके वहां तक जब लगाओगे तब तुमको इनका मतलब वो समझ में आएगा और निकल पाएंगी चीजें, नहीं तो नहीं। जहां जा नहीं सकते वहां इनका कोई यूज भी नहीं है। क्लियर हो गया? जी। और तो इनसे छोटी लेंथ के लिए भी ये यूजेबल नहीं है और इससे बड़ी लेंथ के लिए भी कोई खास काम में नहीं आते हैं ये। तो इसीलिए बोला गया है इससे अलग चीजों को, इससे अलग रेंज के लेंथ्स को अगर हमें पता लगाना है, वी मेक यूज ऑफ सम स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, डायरेक्ट नहीं। ये सब कैसे मेथड थे? स्क्रू गॉज से मेजर करना सब डायरेक्ट थे। क्यों? स्क्रू गॉज उठाओ, जिसको मेजर करना है वो उठाओ, यस सर। तुरंत लगा के मेजर कर लो, डायरेक्ट मेजर कर लो। ठीक है, स्केल स्केल सब डायरेक्ट मेथड होते हैं। ये कैसे हैं? इनडायरेक्ट मेथड, सर कि इसमें से कैलकुलेशन वाले। बिल्कुल, इसमें से हम कुछ मेजर करेंगे पहले, कुछ थोड़ा सा मेजर करेंगे, जैसे अभी हमने रिफ्लेक्शन में बताया था, कुछ मेजर किया हमने। क्या मेजर किया? टाइम सर और टाइम। वेलोसिटी या स्पीड उसकी पता थी हमको, ये मेजर कर लिया हमने, एक्चुअली टाइम मेजर कर लिया। उससे हमने डिस्टेंस निकाल ली। डिस्टेंस नहीं आई, उस मेजर करने से डिस्टेंस नहीं आई, मेजर करने से टाइम आ गया, वेलोसिटी आ गई या स्पीड आ गई, तो हमने डिस्टेंस निकाल ली। तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि जो अभी हमने रिफ्लेक्शन बताया वो भी एक इनडायरेक्ट मेथड है किसी डिस्टेंस को फाइंड करने का। क्लियर है? अब जी। तुम चाहे बहुत दूर की डिस्टेंस फाइंड करना चाहो या पास की, टॉय कार को तो पास की डिस्टेंस फाइंड करनी होती है ना, बहुत दूर की नहीं करनी होती। उसको तो ये करना होता है कि ठीक है, जब कम से कम मान लो 5 सेंटीमीटर पे वॉल या कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी कोई खेलने वाली बच्चों की कार वो उतने पे रुक जाएगी ताकि टकराए नहीं और खराब ना हो। सबने यस वो कार सर। देखी है ना? यस सर। हम्म, देखी होगी यार। चलो, ठीक है, अब हम लार्ज डिस्टेंसेस की मेजरमेंट की बात करते हैं पहले। तो लार्ज डिस्टेंसेस में एक रिफ्लेक्शन मेथड तो देख लिया हमने, वो भी यूज होता है। और लार्ज डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें, वही जैसे कि दूसरे बहुत दूर कोई स्टार है, कोई सन है, बहुत दूर है यहाँ से, तो उसकी कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, क्योंकि वहां तक तो वो वाला रिफ्लेक्शन मेथड भी पता है क्यों नहीं काम आएगा। अच्छा बताओ, लार्ज डिस्टेंसेस वाला सन या फिर उसके लिए रिफ्लेक्शन मेथड क्यों नहीं काम आएगा? या लार्ज डिस्टेंस पे कोई प्लैनेट सर है, बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बीच में डिस्टॉर्शन हो जाएगा। और सर अगर मान लो नहीं नहीं भी होता है डिस्टॉर्शन, तो हम कह रहे हैं बीच में चलो रास्ता साफ मिल गया, डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, तब तब रिफ्लेक्शन मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि वेव तो जाके आ सकती है ना, क्योंकि उसको कोई मीडियम तो चाहिए नहीं ट्रैवल करने के लिए। लाइट वेव भेजो तुम, जाएगी आएगी, या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजो, तो फिर क्यों हमें दूसरे मेथड की जरूरत पड़ी? और अगर पड़ी तो फिर वो वाला क्यों बेकार है इस केस में? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें से। तो किसने ज्यादा कहा? टाइम लग जाएगा। किसने किसने कहा? तो किसने किसने कहा ज्यादा टाइम लगेगा? बताओ तो यार। मैंने कहा था। हाँ आराम तुमने कहा, और किसने कहा? सर तुषार? मैंने। यस सर। तुषार, हाँ सही है। बात यह है कि वो लाइट ईयर्स में डिस्टेंसेस हैं, और लाइट ईयर्स में बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस हैं, बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंसेस हैं। जितनी लाइट की स्पीड से भी गए और वापस आए ना, तो जो भेजेगा वेव वो रिसीव करने के लिए बैठा नहीं होगा, समझ रहे हो? उसकी पता नहीं कौन सी पीढ़ी जाके रिसीव करेगी, तो इतने दिन में पता लगेगा तो फिर फायदा क्या है यस ना? सर। ये रीजन है कि हम वो रिफ्लेक्शन मेथड बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं करते हैं। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, सोलर सिस्टम से बाहर समझ लो, या फिर ज्यादा डिस्टेंट स्टार का समझ लो, ये आसपास का सोलर सिस्टम भी है तब तक भी काम चल जाता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए एक नया मेथड यूज होता है, पैरेलैक्स मेथड। अब ये है क्या, अभी बताते हैं, देखना। पहले बात तो देख लें यूज कहाँ पे होता है। लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड directly with a meter scale. An important method in such cases is the parallax method. ठीक है, parallax method है, काफी important method। देखते हैं क्या है ये। When you hold a pencil in front of you against some uh, specific point on the background, a wall, and look at the pencil first through your left eye, a closing the right eye, मतलब एक आंख बंद करके देखना, ठीक है, and then look at the pencil through your right eye,
बी, ए बी नाम दे दिया है, ठीक है। लेफ्ट आई राइट आई को, लेफ्ट आई ए है, राइट आई बी है, क्लोजिंग द लेफ्ट आई। अब उसको बंद करके देखो, ये किसी ने किया है खेल करने के लिए। अच्छा ये समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? बात ये हो रही है कि तुम अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ लो, सामने की तरफ ऐसे हाथ में पकड़ लो और सामने अपने रखो ऐसे। तो एक तो है कि हम दोनों आंखों से खोल के उसको देख रहे हैं, और अभी भी करके देख सकते हो बड़े आराम से। यस करके सर। देखो, एक पेन पकड़ो या पेंसिल पकड़ो अपने हाथ में, अपने सामने रखो ऐसे पकड़ के, मतलब परपेंडिकुलर रखना है ऐसे, वर्टिकल वर्टिकल रखना है पकड़ के ऐसे। और अब एक आंख बंद करके पहले एक बार लेफ्ट आंख बंद कर लो, राइट आंख से देखो, राइट आई से देखो उसको। और उसके बाद राइट आई बंद कर लो, लेफ्ट आई से देखो। तो तुम देखना एक शिफ्ट आ जाएगा उसमें। यस सर, पोजीशन शिफ्ट ऐसा है। लगेगा, ऐसा लगेगा थोड़ा थोड़ा इधर उधर दिख रहा है, एक ही पोजीशन पे नहीं दिख रहा है। चेक करो, सबको ये बात समझ में आई? करके यस देखा है सर। कभी? अनीता क्लियर है? जी। करके देखा है ना, होता सर है? सब लोग करके देखना। पेन पकड़ो हाथ में, एक बार दोनों आंखों से देखो, लेकिन एक बार उसके बाद क्या करो, एक आंख बंद कर लो, लेफ्ट वाली राइट से देखो, ठीक है। और फिर तुरंत राइट वाली बंद कर लो और तुरंत लेफ्ट से देखने लगो। तो देखना ऐसा लगेगा कि पेन शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। तुमने नहीं किया, पर दिखेगा शिफ्ट हो गया। क्या हुआ ये पता है? ये क्या हुआ? इस इफेक्ट को पैरेलैक्स बोलते हैं। हम्म क्योंकि दोनों आंखों से देखने पे हम ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी दोनों आंखों की पोजीशन तो अलग अलग है ना। यस हम्म सर। एक आंख एक कैमरा, दूसरा आंख दूसरा कैमरा, ऐसा समझ लो। तो पोजीशन तो अलग अलग है ना, दोनों में तो अलग डायरेक्शन से लाइट आएगी तो इमेज कैप्चर होगी ना। पेन से अगर लेफ्ट आई तक लाइट आएगी और पेन से राइट आई तक लाइट आएगी, तो अलग अलग एंगल पे नहीं आएगी, यस सेम सर। डायरेक्शन में आके दोनों में जा सकती है क्या लाइट? नो सर। कभी नहीं जा सकती है, पॉसिबल नहीं है। सबको ये बात क्लियर है ना? किसी को डाउट हो तो बोल दो। अनीता श्योर हो? यस सर। कंफ्यूजन हो रही है तो बोल दो। तुषार क्लियर होना तुम भी? यस सर। हम्म ठीक है, तो हम बता रहे हैं आगे। यही यही चीज जो है, यही इफेक्ट जो है, ये पैरेलैक्स बोला जाता है। तो ये लिखा है ना, यू वुड नोटिस, एक सेकेंड होल्ड करना। हेलो। हम्म ठीक है, यस सर। तो ये जो होता है ना, इसको पैरेलैक्स इफेक्ट बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, ये सेम चीज को। और ज्यादा दूर कोई चीज होती है ना, यहाँ पे तो फिर भी अलग अलग एंगल बना है आइस पे, क्योंकि पेन पास में था। पर कोई चीज जो बहुत दूर होती है, उसमें इतना अलग अलग नहीं बनता है। अब एक बात बताओ, सन से जो लाइट आती है, सबने ऑप्टिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, जो लेंस पे लाइट गिरती है आके, लेंस या मिरर पे, तो सन से जो लाइट आती है या जो बहुत दूर से आती है, इनफाइनाइट से आती है, वो पैरेलल लाइट आती है। ये बात पता है? ऐसे पैरेलल लाइट आती यस सर। है, यस पता यस। है सर। ना? ठीक है, तो क्यों, कैसे पता है कि ये पैरेलल आती है? इनफाइनाइट से पैरेलल आती है, ये कैसे पता है? क्योंकि सर रिफ्लेक्ट करती है बाद में। हम्म, तो पैरेलल ही क्यों हो जाती है? रिफ्लेक्ट होने से क्या मतलब है? अच्छा, एक पॉइंट सोर्स से लाइट पैरेलल आ सकती है कि एक बल्ब से पैरेलल लाइट आ सकती है? नो सर। नो सर। नहीं। पक्का? हम कह रहे हैं आ सकती है। देखो, ये लगा है बल्ब, ठीक है, यहां है तुम्हारी आंखें, ठीक है। अब इतना पोर्शन है जहां तक लाइट आनी है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, उसके ऊपर जो लाइट गई वो भी तुम्हें दिखेगी नहीं, और उसके नीचे जो लाइट गई वो भी तुम्हें नहीं दिखेगी। सही है? तो यस। अगर हम ऐसे बनाएं
अभी पैरेलल नहीं हो पाई, मतलब अभी ठीक से नहीं बन पाएगी स्ट्रेट, लेकिन फिर भी कोशिश करना समझने की कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। अब जरा गौर से सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करो, इसको भूल जाओ। ओ सॉरी, पूरा ही मिट गया, इसको भूल जाओ, सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करो जिसने हमने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है। यस सर। ये लाइट पैरेलल नजर नहीं आ रही है यस सर, आ रही है। यस सर। अनीता? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। हम्म, ये लाइट पैरेलल नजर आ रही है ना? यस सर। तो यही बात है, दूर से आने में जो एंगल बनता है ना, ये बहुत छोटा बनता है। इतना छोटा कि ऐसा लगता है ये दोनों लाइंस बहुत दूर पे जब जाके देखोगे पैरेलल ही हो गई हैं अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के। तो सही बात नहीं, यही रीजन है कि सन से आ रही हुई लाइट को हम पैरेलल बोलते हैं, या बहुत डिस्टेंस से आ रही हुई लाइट को हम पैरेलल बोलते हैं। एक्चुअली नहीं होती है, पर क्योंकि एंगल का डिफरेंस बहुत कम होता है, पैरेलल नहीं होती है। समझ रहे हो, ऐसा कुछ है। तो किसी भी नॉर्मल सोर्स से भी, पॉइंट सोर्स से भी पैरेलल लाइट आती है। आती क्या है, हमें लगती है कि जब हम उससे दूर हो जाएंगे बहुत, ठीक है, उसका रीजन यही है कि लगती है कि आ रही है पैरेलल। तो इसमें हमारी ये दोनों आई की पोजीशन जो थी, आई का जो टॉप और बॉटम था, उन दोनों से अलग अलग डिस्टेंस पे भी वो होने के बावजूद ऐसा लगेगा एक ही डिस्टेंस पे है। आई बात समझ में? मतलब यहां पे अगर हम रख दें तो वहां से नहीं समझ में आएगा, तो यहां से ऐसे रख दें, तो ऐसे बनाएंगे ना, तो ये ऐसा लगेगा कि ये सेम डिस्टेंस पे है। ये दोनों लाइन में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जैसे मान लो 100 किलोमीटर में 1 मिलीमीटर का डिफरेंस। यस सर। दो लाइन 100 किलोमीटर लंबी है, लेकिन एक लाइन 100 किलोमीटर से 1 मिलीमीटर छोटी है या 1 मिलीमीटर बड़ी है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बराबरी हो गई ना। इसी मेथड का यूज करके पैरेलैक्स, पैरेलल लाइंस इस तरह से बनती हैं, पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हम निकालते हैं। अब कैसे, वो देखेंगे आगे, ठीक है, प्रॉपर डायग्राम वगैरह की हेल्प से। देखो, ये इफेक्ट जो है पैरेलैक्स बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, जैसे हमारी आई आई का टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट, ऐसे ही कुछ समझ लो, या फिर हमारी लेफ्ट आई का या राइट आई का ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड द बेसिस। आई बात समझ में? कि कहां से देख रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट होता है ना, यहाँ पे एक नहीं है, दो है, तभी तो वो पैरेलल की बात आएगी ना। तो एक ही लाइट आनी है, एक ही पॉइंट पे आनी है, तो फिर तो एक ही आ जाएगी। दो आएंगी या उससे ज्यादा आएंगी तब तो हम बात करेंगे पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। यस सर। तो एक बेसिस चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट जैसा कुछ चाहिए, एक नहीं दो होते हैं वो। तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम अपनी आंखों के हिसाब से कहें तो हमारी एक एक आंख एक एक बेसिस है, समझ गए, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं। तो इन दिस एग्जांपल द बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आईज। दिखा कुछ? तो आईज का जो गैप है वो है बेसिस, ठीक है, क्लियर हुआ? और यहां पे you would notice that the position of the pencil seems to change with respect to the point on the wall. This is called parallax. ये जो phenomenon है इसको parallax बोलते हैं, और इसमें बेसिस का गैप relatively कम होना चाहिए, तब ये मेथड यूज हो सकता है। बेसिस का गैप कम होना चाहिए, बेसिस जो दो पॉइंट है ना वो कम होना चाहिए। जैसे कि, अच्छा एक बात बताओ, ये गैप अगर 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, तो ये कम है कि ज्यादा है? सर ज्यादा। और कोई बताना चाहेगा? सर कम है। हम्म, और कोई? अनीता, प्रियांशु? अनीता आवाज आ रही है? जी सर। तो ये बताना चाहोगी, ये जो बेसिस, जो दो पॉइंट हैं उनके बीच के गैप को बेसिस बोलते हैं, ठीक है, जी। जहां तक लाइट आ रही है। तो इनके बीच का गैप अगर हमने 10 किलोमीटर लिया है तो ये कम है या ज्यादा है? सबको पता है इसका सही आंसर क्या होगा? ये सही जवाब है।
हम्म क्यों? क्योंकि हमने कब कहा कि तुम्हें अपने साइज से इसको कंपेयर करना है? अगर हम कह रहे हैं ये 10 किलोमीटर के दो पॉइंट जो हैं अर्थ पे हैं, 10 किलोमीटर पे दो पॉइंट हमने मार्क कर लिए, दोनों जगह पे एक एक मान लो टेलीस्कोप लगा हुआ है, और वो एक बहुत दूर स्टार की पोजीशन को कैप्चर करने वाला है, तो लाइट उस दूर वाले स्टार से इन दोनों पॉइंट्स तक आएगी ना। यस सर। तो वो स्टार जितना दूर है उस हिसाब से ये कम है कि ज्यादा है? सर कम मतलब बहुत कम है, नेग्लेजिबल है ना। लेकिन वही जी अगर हम अपने साइज के हिसाब से देखें तो हम लोग कितने, हम लोग 1.5 मीटर के आसपास ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग का जो लेंथ है, बॉडी यस का सर। साइज है, या हम लोग का घर वर कोई भी साइज ले लो, हम लोग के लिए 2-4 मीटर उतना ज्यादा नहीं है, तो 2-4 मीटर के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा है। अब आई बात समझ में? तो ये जी जी शॉर्ट किस बेसिस पे कहेंगे इसको शॉर्ट? बेसिस छोटा होना चाहिए पैरेलक्स लगाने के लिए, वो तब जब हम बहुत दूर से कोई चीज का देख रहे हैं। जैसे अभी तुमने पेन पकड़ा हुआ था, मान लो 30-40 मीटर दूर एक तुम्हारा दोस्त है, उसने पेन पकड़ा हो, तब पेन से जो तुम्हारी दोनों आंखों की तरफ लाइट रे आएंगी वो लगभग पैरेलल होने लगेंगी। फिर जितना जितना वो दूर होता जाएगा उतना उतना वो लाइट रे और पैरेलल की तरफ बढ़ेंगी। कुछ आ रही बात समझ में? इसी सर को, मतलब दोनों आंखों से देखो तो वो एक ही जगह दिखेगी ना। हाँ दोनों आंखों से तो एक ही जगह दिखेगी, क्योंकि वो एक ही जगह लगेगी, क्योंकि माइंड उसको उसी तरह परसेप्ट करता सर है। नहीं मतलब जैसे एक आंख बंद करके देखेंगे लेफ्ट और फिर राइट से देखेंगे तो ज्यादा दूर पे तो वो एक ही लोकेशन पे दिखेगी। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो वैसे डिस्टेंस एक ही लोकेशन पे दिखेगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी अलग अलग भी दिखे। तुम सामने देखने की बात कर रहे हो, हम थोड़ा लेफ्ट राइट की बात कर रहे हैं। मैं कहीं थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट, राइट की बात कर रहा हूँ सर, जैसे अभी हम पास से देखते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस से लेफ्ट राइट होता है, हाँ वैसे अगर दूर पे देखेंगे तब भी लेफ्ट राइट होगा या फिर एक ही कम पॉइंट पे होगा, कम दिखेगा। होता जाएगा, वही तो, कम होता जाएगा वो लेफ्ट ओके राइट सर। होना। हाँ वो मतलब उस वो इफेक्ट जो है ना वो कम होता चला जाता है जितना दूर होगा वो, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ सबको कि बेसिस अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का गैप है, तो ये बेसिस, हम ये अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं तो ये बेसिस कम होगा। जैसे अर्थ और सन के बीच का गैप कम है कि ज्यादा है? अगर हम बहुत दूर के किसी स्टार से कंपेयर करें तो बहुत कम है ना। और ऐसे नॉर्मल हमारे जो अर्थ के अंदर अंदर के गैप से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है, अर्थ और सन के बीच का गैप, बीच का डिस्टेंस, है ना। तो पैरेलक्स मेथड में हम ये बेसिस के लिए दो पॉइंट पहले चुनते हैं, बेसिस की लेंथ के लिए। ध्यान से देखना यहाँ बेसिस क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि दो ऐसे पॉइंट जहां पे खड़े होकर ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब तुम खड़े हो या कोई डिवाइस लगी है, कोई कैमरा लगा है, कोई टेलीस्कोप लगा है वो लाइट पकड़ने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस लाइट उन दो जगह पे कैप्चर की जा रही है, क्लियर है। और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो बेसिस है, ठीक है। इसीलिए जी जो टेलीस्कोप्स वगैरह भी लगाए जाते हैं तो एक ही जगह एक ही टेलीस्कोप नहीं होता है, उसका पूरा सेटअप कई जगह मिला के लगाया जाता है, क्लियर है। कुछ कुछ डिस्टेंस पे लगाया जाता है, हो सकता है वो डिस्टेंस कंट्रीज में हो, किसी कंट्री में एक लगा है, उसका दूसरा वाला हिस्सा दूसरी कंट्री में लगा हुआ है, ऐसा भी होता है, ठीक है, बड़े बड़े टेलीस्कोप्स में। अब आगे चलें, करते जी कैसे हैं ये, निकालते कैसे हैं, होता कैसे है ये मेथड, ठीक है, वो देखेंगे। ध्यान देना सब आराम से। यहाँ पे इसका एक बेसिक फिगर बना हुआ है, इसको तुम बस ये समझ सकते हो, ये ए बी एस है, तो यहाँ पे मान लो चलो अर्थ है, यहाँ पे सन है, हम्म या कोई और दूसरा प्लेनेट है जिसको हम रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं, या जो भी है, या फिर नहीं, ये दोनों अर्थ की पोजीशंस हैं। एक मिनट रुको, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट अर्थ की है, ठीक है, यहाँ कहीं सन है, ये तो सबको पता है ना। अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, यस इलिप्स में घूम सर। रहा है। इलिप्स क्या होता है पता है सबको? उसमें जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, तो इसमें से इलिप्स में फोकाई होते हैं। दो होते हैं, तो उन दोनों को फोकस या फोकाई बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा बीच में गैप होता है उनके, क्लियर है। तो यस सर। उसमें से, और इसी तरह की ऑर्बिट में अर्थ हमारी घूम रही है, और इसके एक फोकस पे सन है, ठीक है, और एक फोकस पे बाकी दूसरे जितने प्लैनेट्स हैं उन सब का सेंटर ऑफ मास है, उन सब का मास यहाँ पे लोकेटेड उस तरह से है। आई बात समझ में? यस एक्चुअल सर। सारे प्लैनेट यहाँ पे नहीं है पर उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस वजह से अर्थ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है, क्लियर है। तो जी ये अर्थ की ऑर्बिट है, ठीक है,
ये सन है हमारा। तो ए और बी दो पोजीशन हो गई ना अर्थ की, दिख रहा है तुम लोगों को, दो यस अलग अलग सर। जगह पे, यानी कि दो अलग अलग टाइम पे। हो सकता है यहाँ पे अभी सर्दी पड़ रही हो काफी, क्योंकि देख रहे हो सन से बहुत दूर है, जी। यस सर। यानी कि जब हम ईयर के इस वाले पार्ट में होंगे तो काफी ठंड होगी, और जब हम यहाँ होंगे तो बहुत गर्मी तो नहीं होगी, पर हाँ गर्मी आने वाली है। यहाँ पे कहीं आएंगे तो गर्मी बहुत ज्यादा आ जाएगी, ऐसा समझ लो। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे आ गए हैं तो हम कुछ बीच बीच के किसी महीने में आ गए हैं जब बहुत गर्मी नहीं है, और मतलब थोड़ी गर्मी होने लगी है लेकिन। तो ये दो पोजीशंस है ना अर्थ की। तो ऐसे ही दो डिफरेंट टाइम पे अर्थ की दो डिफरेंट पोजीशन से पहले तो हम ये इस दूसरे डिस्टेंट जो स्टार है हमारा, उसका एंगल लेते हैं। कुछ आई बात समझ में? ये ले लेंगे कि इस एंगल पे आई फिर इस एंगल पे आई, तो पता चल जाएगा ना कि ये एंगल क्या है, ये आइडिया लग जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ये एक बेसिक वो है। उसके बाद अभी आगे देखेंगे और कैसे सॉल्व किया जाता है या क्या होता है। पहले ऊपर का इसके इस जो डिफाइन की गई हैं चीजें वो देखें। टू मेजर द डिस्टेंस डी, इस डिस्टेंस को मान लिया गया है डी, देखो डी, ठीक है। तो ये दोनों ही डी हो जाएगा, अर्थ से उस वाले स्टार की डिस्टेंस डी हो जाएगी, और जी। ये दोनों अर्थ की ही पोजीशन है दो अलग अलग टाइम पे, ईयर के दो अलग अलग टाइम पे। डिस्टेंस को डी मान लिया। फार अवे फ्रॉम प्लैनेट एस बाय द पैरेलैक्स मेथड, वी ऑब्जर्व इट, मतलब कि ये डिस्टेंस एक्चुअली डी हो या ना हो, बात ये है कि ये थोड़ा सा इस तरफ भी शिफ्ट होगा तब भी फर्क कितना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना दूर है। अभी ये बनाया है ना तो तुम्हें लग रहा है कि ये तो फिर भी अलग अलग हो जाएगा अगर हम ऐसे बनाएंगे तो, ये डिस्टेंस अलग है ये डिस्टेंस अलग होगी, ये तो बहुत पास दिख रहा है ना तुम्हें, पर एक्चुअली ये बहुत ज्यादा दूर है। ये एंगल मतलब पॉइंट में हो सकता है, या 1 डिग्री या पॉइंट में डिग्री हो में होगा ये एंगल, 0.01 डिग्री, ये एंगल इतना ये दूर है। तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये दोनों डिस्टेंस डी ही हो जाएंगी, तुम्हें दो डिफरेंट डिस्टेंसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ आई बात समझ में? ये है। पास की किसी ऑब्जेक्ट के साथ गड़बड़ होगा कि पास का कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां रख दो तो इससे डिस्टेंस अलग अलग है, देखो ये ज्यादा दूर है और इससे पास है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे लेफ्ट राइट शिफ्ट होने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे रख दो, बी से देखो, ए से देखो, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम स्ट्रेट नहीं बना पा रहे हैं, तुम लोग समझ पा रहे होगे शायद बात, है ना? यही बात है। तो बहुत दूर है वो, इसीलिए दोनों को डी ही माना गया है। वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस, ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है। वो दो डिफरेंट पोजीशन कौन सी होंगी? ऑब्जर्वेटरीज। अब या तो दो डिफरेंट टाइम पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट के हिसाब से देखें तो, या फिर अर्थ की ही दो डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व कर लो, ये भी पॉसिबल है कि अर्थ के दो कॉर्नर पे चले जाओ, दो अलग अलग कोनों पे, वैसे ऑब्जर्व कर लो। कुछ आई बात समझ में? तो ए एंड बी ऑन दी अर्थ, यहाँ पे इन्होंने अर्थ के ही दो पॉइंट लिए हैं। ऑब्जर्वेटरीज मतलब जो साइंटिस्ट लोग जो स्पेस एजेंसीज बनाती हैं, ऑब्जर्वेटरीज मतलब जहां पे टेलीस्कोप लगा होता है ताकि वो डिस्टेंट स्टार को देख सके, उसकी लाइट को कैप्चर कर सके, उसी को ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। तो वहीं से तो पता चलेगा ना कि यहाँ लाइट कैसे आई है, इंसान को थोड़ी ना खड़ा करेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेटरी ए पे है, एक ऑब्जर्वेटरी बी पे है, जहां से हम देखेंगे। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? ये बेस हो गया ना, बेसिस। सोचो, अभी बात हुई थी कि दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का गैप क्या होता है? बेसिस। तो इसीलिए ये बेसिस हो गया। क्लियर? अब देखो, ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए बी विच इज कॉल्ड स्मॉल बी एट द सेम टाइम एज शोन इन द फिगर, वी मेजर द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस along which the planet is viewed at these 2 points। ये एंगल हम मेजर कर लेंगे, बड़े आराम से किया जा सकता है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इस टेलीस्कोप में जैसे यहाँ पे लेंस लगा है तो किस एंगल से लाइट आ रही है ये भी पता चलता है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे किस एंगल से आ रही है वो पता चलेगा क्लियरली, इसीलिए हम वो वाला एंगल निकाल पाएंगे। क्लियर है? वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये ए एस बी वाला एंगल पता चल गया, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल थीटा, इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। और इस एंगल को क्या बोलेंगे? पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरेलैटिक एंगल। ध्यान से समझना सब लोग, ये एंगल कौन सा है? ये वाला पैरेलैक्स या
पैरालिटिक एंगल। फिर और पैरालिटिक एंगल एज द प्लैनेट इज वेरी फार अवे, ये बहुत ज्यादा दूर है, तो इस चक्कर में क्या होगा, बी अपॉन डी का जो रेशियो होगा वो 1 से बहुत छोटा होगा। क्यों, क्या है बी अपॉन डी में, ये 2 पॉइंट अर्थ पे है ना, तो ये जो बी डिस्टेंस है बेसिस, ये बहुत छोटी होगी इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, यानी कि बी इज वेरी वेरी मच लेसर देन डी। इस बात से सब लोग अग्री हो, समझ में आ गई, क्योंकि ये स्टार है किसी और सोलर सिस्टम का, बहुत ज्यादा दूर है, तो ये डिस्टेंस डी अर्थ के किसी भी 2 पॉइंट के डिस्टेंस से तो काफी ज्यादा होगा ना। अर्थ पे तुम कितना दूर डिस्टेंस ले लोगे, ज्यादा से ज्यादा लिमिट है ना, पूरी रेडियस कवर कर लो, कुछ भी कर लो, पूरा सरकमफ्रेंस कवर कर लो, कितना दूर डिस्टेंस ले लोगे, बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हो, इसकी डिस्टेंस के मुकाबले तो बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं ले सकते हो। तो B इज वेरी वेरी स्मॉल देन D। क्लियर हो सब, हाँ ना कुछ बोल दो। यस सर। किसी कुछ डाउट आया तो बता देना। अब अगर हम दोनों तरफ D का डिवाइड करें तो यहां क्या हो जाएगा 1, B अपॉन D क्या आ जाएगा, वेरी वेरी मच लेस देन 1। सही है ना, यानी कि इनकी वैल्यू, इस रेशियो की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, बहुत ज्यादा छोटी, और नेगेटिव में नहीं चली जाएगी क्योंकि ये वैल्यूज पॉजिटिव आने वाली हैं, यानी कि 0 के आसपास होगी, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 समझ लो, लगभग लगभग इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ समझ लो। क्लियर है, या फिर बहुत छोटी, टेंडिंग टू 0, B अपॉन D टेंडिंग टू 0। ठीक, अब देखो ये बहुत छोटी है D से, एंड देयरफॉर थीटा इज वेरी स्मॉल, इस चक्कर में ये थीटा भी बहुत कम बनेगा, है ना। यस सर। खुद ही सोच के देखो, अगर ये ऐसे होता थीटा और छोटा बनता, और छोटा होता थीटा और छोटा बनता, तो ये बहुत दूर है, ये बहुत बड़ा है, तो ये थीटा बहुत ही छोटा बनेगा। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब टेंडिंग टू या टेंड्स टू 0 बोल सकते हैं, यानी कि लगभग 0 की तरफ बढ़ रहा है, इतना छोटा है कि 0 होने ही वाला है बस। आई बात समझ में, थीटा बहुत स्मॉल है। देन वी हैव अप्रोक्सीमेटली टेक AB एज एन आर्क ऑफ लेंथ B। तो इसको हम आर्क ले सकते हैं। ये क्या बात हुई, पहली बात तो ये बताओ आर्क क्या होती है, आर्क क्या होती है, किसको नहीं पता है कि आर्क क्या होती है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, और किसी को? चलो देखो, सर्कल है, सर्कल पता है सबको, अनीता? तो सर्कल का जो एक हिस्सा होता है ना, कोई भी हिस्सा कट कर लो, ये आर्क है। ये जो हिस्सा है सर्कल का, ये आर्क बोला जाता है, ठीक है, सर्कुलर आर्क। कोई भी कर्व का एक हिस्सा आर्क बोला जाता है, और ये वाला तो सर्कल का हिस्सा है, तो सर्कुलर आर्क हो गया ये। क्लियर है? जी। और हर आर्क सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करती है, ठीक है, एंगल बनाती है। अब दूसरी आर्क लेते हैं हम, जैसे कि यहां से यहां तक की आर्क ले लो, तो ये आर्क सेंटर पे कुछ अलग एंगल बनाएगी, ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगी, क्योंकि बड़ी आर्क ली है ना हमने। यस सर। कुछ नहीं है, सर्कल का टुकड़ा है बस, सर्कल की सरकमफ्रेंस का, ठीक है, टुकड़ा है, परिधि का टुकड़ा है। आई बात समझ में, आर्क उसी को बोलते हैं। तो ये आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं? आर्क की लेंथ, तो अगर हम L मान लें आर्क की लेंथ को, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल r है, और ये है थीटा, तो आर्क की लेंथ स्मॉल l, रेडियस r, और थीटा में जो वो आर्क सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, इन तीनों में रिलेशन होता है। L इज इक्वल टू r थीटा, और थीटा रखा जाता है रेडियन में। ये ध्यान रखना, बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में सबको? अनीता आ गया? अरे क्या है? रेडियन का, क्या कह रहे हो तुषार? रेडियन रेडियस सर्कल की रेडियस है, क्या पूछ रहे हो तुम? सर, रेडियन जो लिख रहा। हाँ रेडियन है, RAD जो लिखा है, वो थीटा को यानी कि एंगल को रेडियन में लेना है।
मतलब कि डिग्री में नहीं ले सकते हो। जैसे दिया है 30 डिग्री, तो तुम 30 डिग्री वैल्यू उठा के यहाँ 30 नहीं रख सकते हो। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। जैसे यस सर। जिसको कन्वर्ट करना ना पता हो बता देना, बीच में हम ऐसे बात करते हुए बता भी देंगे जब कैलकुलेशन कुछ आएगी तो, ठीक है। सिंपल ही होता है। ये समझ लिया कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास पहले से, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और दूसरी बात, अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हारे जो घर का फ्लोर है, मतलब जो जमीन है, वो फ्लैट है? यस सर। सब लोग बताओ, सबके घर का जो जमीन है वो फ्लैट है यस सर। या थोड़ा सर सा हमें लगती है। हाँ, प्रियांशु कह रहा है कि हमें लगती है, और बाकी यस सब सर, कह पर रहे हैं कि एक्चुअली वो फ्लैट नहीं है। बाकी सबकी क्या राय है? फ्लैट है, तो फ्लैट ही है। ठीक है, जी फ्लैट है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? यस सर, फ्लैट ही है। फ्लैट है, नहीं है। ठीक एक बात बताओ, हम लोग रह कहाँ रहे हैं? सर अर्थ पे। हम लोग एक बॉल पे रह रहे हैं, ठीक है। सर अर्थ उस के बॉल सरफेस पर। हाँ, उसमें कहीं कुछ फ्लैट नहीं है। उस सारी की सारी सरफेस कैसी है? राउंड है, गोल है। तो फ्लैट कैसे हो सकता है? हम लोग सर हम चम्मच मान जैसे, सकते हैं ना उसे गोल है, वो है तो फ्लैट ही। नहीं, उल्टा है। मान सकते हैं फ्लैट है गोल। तुम सोचो, एक बात बताओ, अगर तुम ट्रैवल करते हो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, मतलब साउथ में ट्रैवल करते हो, जम्मू से कश्मीर तक ट्रैवल है, सॉरी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैवल करते हो इंडिया में, हैं? तो तुम्हें लगता है तुम फ्लैट सरफेस पे सीधा सीधा जाओगे? सर नहीं, तुम उसमें तो वो लॉन्ग डिस्टेंस है, उसमें तो कुछ ना कुछ आएगा ही। हाँ, नहीं तो शॉर्ट डिस्टेंस में भी तो वो पार्ट तो उसी का है ना, है तो उसी का पार्ट ना। सर वही बात तो, ये है, अगर स्मॉल पार्ट होगा सर्कल का तो वो हमें मतलब एक पॉइंट जैसा दिखेगा, तो पॉइंट तो स्ट्रेट मान ही सकते हैं ना उसे। मान सकते हैं, यही तो बात है, स्ट्रेट मान सकते हैं, पर एक्चुअली वो क्या है? कर्व है। यही बात कह रहे हैं हम, कर्व मान नहीं पा रहे हैं हम, स्ट्रेट मान रहे हैं, है कर्व, ठीक है। यानी तो कि जैसे हम, अभी इसमें हमने ए बी को हमने क्या कहते हैं, सर्कल के एक आर्क माना है, तो हमने आर्क माना है ना, है तो वो स्ट्रेट ही ना। नहीं, हमने बोला ना, जितना भी तुम पैरेलल समझते हो या जितना भी तुम वो समझते हो कि वैसे है। अब जैसे एक बात बताओ, जो सरफेस, जो हम प्लेन मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है, जो हम घर में यूज करते हैं, उसकी क्या गारंटी है कि वो प्लेन ही है? कितनी गारंटी है? क्या क्या पता वो बहुत बड़े से किसी आ, मतलब स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा हो, इसलिए तुम्हें प्लेन लग रहा है। सर इसीलिए तो कि वो एक स्मॉल, बहुत ही बहुत माइन्यूट। छोटा है तो प्लेन लग रहा है ना, यानी कि चांसेस हैं कि वो एक बहुत बड़े स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा हो। बहुत बड़े स्फेयर में से हमने छोटा सा कट कर लिया है, तो ये तो प्लेन ही लगेगा। यही बात है, ऐसा ही तुम्हारा फ्लोर है, ठीक है। प्लेन लग रहा है, या हम मान सकते हैं यहाँ, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट माने जा सकते हैं ना, समझ पा रहे हो? जब बहुत दूर या बहुत वैसे कम में हो जाता है, तो जब हम आर्क को लाइन मान सकते हैं तो हम लाइन को आर्क भी मान सकते हैं। तो क्लियर इसमें हुई बात? लाइन को आर्क माना है ना। अभी हाँ, अभी हाँ, लेकिन फ्लोर के केस में नहीं। फ्लोर के केस में हमने आर्क को फ्लैट मान रखा है, आर्क नहीं, मतलब वो कर्व को फ्लैट मान रखा है। सर इसमें जैसे ए और बी बहुत ह्यूज डिस्टेंस है, मतलब ये ऐसे अर्थ पे ही, हाँ, तो फिर वो तो एक तरीके से वैसे ही आर्क की, वो उसमें मानना क्यों है, फिर वो तो आर्क है ही ऑलरेडी। कह सकते हैं, वो भी है। तो सर इसको लेकिन फिर ये, मानने के लिए क्यों कह रहा नहीं, था कि। लेकिन ये इस तरह का आर्क होगा, हो सकता है, ये भी तो बात है। लेकिन हम इस तरह का आर्क मान रहे हैं, मतलब हम अर्थ पे हैं, तो ये इस तरह का आर्क हो सकता है, या फिर कौन सी ये पोजीशन से डिपेंडिंग उस तरह का आर्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इसी तरह का आर्क मान रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, यस सर। अप्रोक्सीमेशन के लिए। आई बात समझ में? हम्म। क्योंकि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला वगैरह है, स्ट्रेट के लिए फॉर्मूला नहीं है कि ये दोनों पता है, ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे पता नहीं। आई बात समझ में? तो यस सर। आर्क वाले तरीके से निकाला जा सकता है। सबको क्लियर है कि इसको आर्क मान सकते हैं? क्यों मान सकते हैं? क्योंकि जितना छोटा है तो उस हिसाब से आर्क को भी छोटा सा कट करो तो वो हमेशा फ्लैट ही नजर आता है, स्ट्रेट लाइन नजर आती है, ऐसा ही कुछ। तो
इसको हम आर्क मान सकते हैं, ठीक है, हल्का सा, क्लियर है। जी। तो अगर हमने इसको आर्क मान लिया तो अब हम यहाँ पे L इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्योंकि अब ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा है, ये सर्कल बना नहीं, लेकिन तुम लोग अपने दिमाग में सर्कल ही इमेजिन करना, ठीक है, ये कुछ अजीब सा बन गया। तो इसको हम आर्क मान सकते हैं जिसका सेंटर ये है। तो आप सोचो जरा, ये ऐसा ही तो काम कर रहा है ना, जैसे ये रेडियस है और ये लेंथ ऑफ आर्क है। कुछ आई बात समझ में, जैसे अभी हमने सर्कल में बनाया है, इसको देखो ध्यान से और इसको देखो, नहीं है ऐसे ही, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ सर्कल जैसा काम कर रही है। यस सर, एस को हमने क्योंकि सेंटर मान लिया और डी रेडियस हो जाएगा। बिल्कुल, सबको समझ में आया कि डी रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। देखो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक क्या होता है, रेडियस ही तो होती है ना। जी। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, और बी क्या हो गया, एल की जगह पे, तो बी हो गया एल की जगह पे, आर की जगह पे हो गया डी कैपिटल वाला, और थीटा की जगह तो थीटा ही है, बस फर्क इतना है कि उसको हमको रखना है रेडियन में, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आई फिर, हमको डिस्टेंस निकालना था ना, बी अपॉन थीटा, बी और हमने अपॉन पहले ही थीटा। बोला था कि, और ये थीटा रेडियन में, हमने पहले ही बोला था, इसमें लिखा हुआ है कि बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों पोजीशन अर्थ पे हैं, तो हम नाप सकते हैं कि कितनी दूर है, यानी कि बेसिस हमको पता है, बी की वैल्यू पता है, पहले से पता है, नोन क्वांटिटी है यस वो। सर। और थीटा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमने यहाँ इक्विपमेंट्स लगाए हैं, डिवाइस लगाई है, वो एंगल भी देखती है कि किस एंगल से लाइट आ रही है, ठीक है। तो एंगल पता है तो ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ वाला एंगल पता है ना, किस एंगल पे लाइट आ रही है, यहाँ वाला पता है तो ये पता है तो ये पता, ये पता है तो ये पता, और जब ये दोनों एंगल मालूम है तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल तो अपने आप आ ही जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों क्वांटिटी हम पहले से जानते हैं, ये मतलब हमने अपने मेजरिंग डिवाइसेस से निकाल ली है, ठीक है। तो डी यानी कि डिस्टेंस आ नहीं जाएगी इस फॉर्मूले से फिर। यस सर। सब सेटिस्फाइड हो, समझ में आया सबको कि क्लियर आ जाएगी डिस्टेंस। डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। या बताओ, जो नहीं हो वो एक बार बताओ, हम थोड़ा सा फटाफट से बता देंगे, कुछ डाउट आया है तो। अनीता, डाउट है? नहीं सर। पक्का ना? प्रियांशु, तुम्हें है? नो सर। ठीक, चलो आगे चलें अब। देखो, ऐसे सुनने में देखने में दूर से लगता है ना अजीब सा मेथड है, पर देखो कितना सिंपल है, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। आई ना बात समझो, बस ये चीज पहले से जिसको नहीं पता है उसको लग रहा होगा ये नया है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं, क्लियर। जी। बस वही है। दूसरा, इसका वेरी स्मॉल का फायदा उठा के हम इसको उस तरह से भी देख सकते थे, साइन थीटा है कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा में अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होने लगता है अप्रोक्सीमेटली। उसी तरह कॉस टैन थीटा का भी है, टैन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होने लगता है जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल एंगल के लिए ये क्वांटिटी, ये चीज होती है। तो वो भी लगा सकते हो चाहो तो, कि इसको एक को परपेंडिकुलर टाइप मान लो और वगैरह वगैरह, क्योंकि ये जितना दूर है ना, ये एंगल पता है कितना बनेगा लगभग, कोई बता सकता है? ये जितना स्टार दूर है ये एंगल कितना बनेगा? छोटा बनेगा। बड़ा बनेगा, सर ये एंगल बहुत बड़ा बनेगा। 90 के आसपास बनेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90, मतलब 89 पॉइंट समथिंग समथिंग डिग्री सर के तरफ तभी तो बनेगा। वो दोनों लाइंस पैरेलल लगती है हमें। लगेंगी, वही वही मतलब है, ये मतलब लगभग लगभग 90 बनेगा, ये भी और ये भी, थोड़ा ही कम होगा, मतलब 89.99 99। ऐसा कुछ समझ लो, इसको भी मान लो 89.99, ये भी, तो ये कितना बचेगा, जीरो सर पॉइंट 0.0। जीरो 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 वन, ऐसे अप्रोक्सीमेटली इतना कहीं जाएगा, बहुत कम हो जाएगा इतने डिग्री। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि जितना दूर होगा तो ये लाइन पैरेलल आएंगे, अभी हमने दिखाया था ना ऐसे ऐसे करके, पैरेलल लग यस रही थी सर, यहाँ पे। मान लेते हैं पैरेलल। ठीक है, तो वो पैरेलल जैसा लगेगा, वो ये आराम से 90 के आसपास होंगे ये एंगल्स। आई बात समझ में? यही है, तो हम वैसे भी देख सकते हैं और ये आर्क वाले हिसाब से भी देख सकते हैं। समझ में आ गया सबको? कुछ भी डाउट है पैरेलक्स मेथड में? यही है बस, ऐसी कैलकुलेशन होती है। तो हमें एक बेसिस की जरूरत पड़ती है, यानी कि गैप बिटवीन
2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, और बाकी इस एंगल की जरूरत पड़ती है और किसी चीज की नहीं। बेसिस अपॉन एंगल आ जाता है डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार और एनीथिंग एल्स, प्लैनेट वैनेट कुछ भी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यही है बस, एज सिंपल एज दैट। Having determined D, we can employ a simpler method to determine the size or angular diameter of the planet. ये लोग यहीं बैठे बैठे ये भी तो बता देते हैं कि वहां वाला सन हमारे सन से बड़ा है। सोचो पता कैसे चला? ठीक है, तो हम लोग यहाँ लेंथ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लेंथ में दो दो तरह, मतलब कई तरह की होती हैं कि एक बॉडी तुमसे कितना दूर है, यानी कि डिस्टेंस, ये भी लेंथ है, लेकिन उस बॉडी का डायामीटर कितना है ये भी तो लेंथ में ही आता है ना। यस सर। ठीक है, उसको भी तो मीटर सेंटीमीटर वगैरह वगैरह में ही करते हैं, हमेशा सेंटीमीटर में ही थोड़ी ना करते हैं डायामीटर। तुम लोगों को डायामीटर के नाम पे छोटी छोटी चीजें ही याद आती हैं, अर्थ तो याद ही नहीं आता है कि अर्थ का भी डायामीटर होता है। सर होता ठीक है है, ना रेडियस का डायमीटर। होता है, अच्छा खासा होता है, ज्यादा होता है, पता नहीं कितने सर किलोमीटर में, 64,000 अप्रॉक्स होता है। 64,000 तो वो होता है, रेडियस होती है, हाँ तो उसका डबल करेंगे तो डबल कर डायमीटर आ देंगे जाएगा। तब आएगा डायामीटर, यानी कि कितना, सर 128 128 00। तो सोचो किलोमीटर 12,800 क्या, किलोमीटर या मीटर? सर किलोमीटर। किलोमीटर। तो बताओ इतना बड़ा डायामीटर है, 12,800 किलोमीटर। ठीक है, तो डायमीटर भी बड़ा बड़ा होता है, तो ये भी तो लेंथ जैसा ही है ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर ही आएगा ना। तो यहाँ बात वही हो रही है कि किसी दूर वाले प्लेनेट की, जैसे हमें कैसे पता चला कि जुपिटर का साइज कितना है, आई बात समझ में? या हमें कैसे पता चला किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जो स्टार है या वहां जो प्लेनेट है उनका साइज कितना है, इसी तरह से पता चलता है। यस सर। ठीक है, और सब समझ रहे होगे कि ये सब अप्रोक्सीमेट ही साइज हैं, कोई भी बिल्कुल 100% एक्यूरेट वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेट पता चल जाने से भी काफी काम हो जाता है। ये बात 100% एक्यूरेसी की जरूरत कई बार पड़ती ही नहीं है, अप्रोक्सीमेट पता होने से काम चल जाता है। क्लियर? तो चलें देखें कि हम साइज कैसे पता लगा लेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। Having determined D, we can employ a similar method to determine the size or angular diameter of the planet. If D is the diameter of the planet, and alpha is the angular size of the planet. Angular size किसको बोलते हैं? देखो, अभी अभी तुम लोगों ने पेन पकड़ के एक एक्सपेरिमेंट किया था सामने रख के ऐसे, तो सोचो जरा, पेन के टॉप से लेके पेन के बॉटम तक, ठीक है, हर जगह से रेज आ रही होंगी। जैसे ये पेन है, यस सर। ये तुम्हारी आईज हैं, तो पेन के टॉप से लेके हर जगह से रेज तुम्हारी आईज पे आ रही हैं, तभी तो पूरा पेन नजर आ रहा है ना तुम्हें। जी ऐसे आ रही है लाइट सब। ठीक है, तो ये जो बनता है ना, इसी को बोलते हैं एंगुलर, कहा गया नाम, एंगुलर डायमीटर। आई बात समझ में? ये जो बना एंगल, कोई बॉडी तुम्हारी आंखों पे कितना एंगल बनाती है, वही है एंगुलर डायमीटर। बड़ी बॉडी होती तो ज्यादा एंगल बनाती, और सेम बॉडी से ज्यादा एंगल बनवाना है तो सेम बॉडी को पास रख दो। यही पेन है, बस पास रख दिया है हमने। देखो एंगुलर डायमीटर कितना आएगा, ज्यादा आएगा, और पास रख दो, सेम बॉडी को बड़ा मत करो, और बड़ा आएगा, और पास रख दो, और बड़ा आएगा एंगुलर डायमीटर, और दूर रख दो सेम बॉडी को, छोटा आएगा। दिख रहा है, एंगल कम होता जा रहा है। तो सेम पेन है तुम्हारे पास, अब पेन को ही दूर करते चले जाओगे तो छोटा बनता जाएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से साइज पता चलता है। खुद ही सोचो, हम लोगों को लगता है कि कभी कभी तो लगता है मून ज्यादा बड़ा है। मून को कभी भी, वो जैसे करवा चौथ वगैरह होता है या ये सब, उसमें देखा है कभी? जी उस दिन देखना मून को बहुत बड़ा नजर आता है, जिस समय वो राइज हो रहा होता है ईस्ट से, मतलब ईस्ट से क्या, मतलब ईस्ट से ही उस दिन दिखता है, तो बहुत बड़ा नजर आता है, काफी बड़ा नजर आता है उस दिन। सन से भी बड़ा नजर आता है। तो क्या वो बड़ा है इसलिए बड़ा नजर आ रहा है? सर नहीं, वो हमारे ज्यादा पास आ गया इसलिए। तो पास आने से हुआ क्या है, सर एंगुलर एंगुलर डायमीटर डायमीटर बढ़ गया है। ज्यादा नजर आ रहा है, एंगल ज्यादा सबटेंड हो रहा है, क्योंकि वो हमारे पास है।
यस सर। आई बात समझ में? और सन उसके मुकाबले हमसे काफी ज्यादा दूर है, तो वो है तो बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन फिर भी उसका एक छोटा एंगल सबटेंड होता है हमारी आईज पे, क्योंकि वो दूर बहुत है। वो बड़ा है लेकिन उसका एंगल छोटा सबटेंड होगा हमारी आंखों पे। क्लियर हो गया ना क्यों ऐसा है? एक दूर बड़ी चीज है और पास छोटी चीज है, ये हमारी आईज है। तो पास वाली चीज का हो सकता है एंगल ज्यादा सबटेंड हो जाए दूर वाली चीज के कंपैरिजन में। ठीक है, हो जाता है एंगल छोटा। क्लियर है? डिपेंड यस करता सर। है, कभी कभी बराबर भी एंगल सबटेंड होता है। ठीक है, अब देखें आगे। यस सर। तो यहाँ पे एंगुलर डायमीटर वही है, तो इसमें हम उल्टा कर दें, इसको रिप्लेस कर दें, सेम मेथड लगाएंगे हम डायमीटर फाइंड करने के लिए। यानी कि पैरेलक्स मेथड अभी हमने लगाया था डिस्टेंट स्टार की पोजीशन या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अर्थ से। अब हम लगाएंगे कि ये है अर्थ वाला एक पॉइंट, ये स्टार नहीं है, ये पॉइंट अर्थ पे है जहां पे हमने अपना टेलीस्कोप या जो भी चीजें हैं लगा के रखी हैं। ठीक है, और मान लो ये मून है या यस कोई सर। दूसरा प्लैनेट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो सेंसर लगे हुए हैं उससे रेज फेंकेंगे, मतलब लेजर या कुछ भी ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे ऐसे, और जहां तक की रेज वापस आएंगी टकरा के, वहां तक हम उसका डायमीटर मानेंगे। और जो रेज वापस नहीं आएंगी, जैसे ये वाली रेज कहीं से वापस नहीं आएंगी या लेट आएंगी, उनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये भी रे चली जाएगी, बस वापस नहीं आएगी ना टकरा के। समझ रहे हो ना तुम लोग? यस सर। आई बात समझ में? ये जी। वाली रेज वापस आएंगी, यहां से लेके यहां तक जितनी भी रेज आ रही वो वापस आएंगी, तो पता चल जाएगा कि डायमीटर कितना है। क्लियर है? एंगल, कम से कम ये एंगल पता चल जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे नाम दे रहे हैं अल्फा, नाम बदल गया। ठीक है, जी। ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये एक प्लैनेट का है या फिर एक मून वून जैसे किसका है, डायमीटर है, तो इसको हम स्मॉल डी नाम दे रहे हैं। ठीक है, और ये तो वही डिस्टेंस है, तो तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अब हमको, ये वाली, है ना? सर नहीं डी सॉरी सॉरी, कैलकुलेट करना है ना, स्मॉल डी। स्मॉल डी कैलकुलेट करना है। हाँ ठीक है, ये डिस्टेंस पता चल चुकी है वो लेजर वाले मेथड से, जो पहले वाला किया था रिफ्लेक्शन मेथड या ऐसे कुछ से, या फिर पैरेलक्स से। ये डिस्टेंस पता चल चुकी है, डी कैलकुलेट करना है, सॉरी। ठीक है, तो यहां भी वही आर्क वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि डी आर्क है, आर्क की लेंथ है, कैपिटल डी रेडियस है, और ये अल्फा क्या है, एंगुलर डायमीटर समझ लो। यह एंगल है जो सबटेंड हो रहा है। तो अल्फा यहां से क्या आ जाएगा, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, या फिर डी यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल डी इंटू अल्फा। इसका मतलब इसमें से कुछ जो चीज हमें पता होगी उसके रिगार्डिंग हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं। वैसे पता होगा ये, और निकालेंगे ये, और अल्फा भी यहाँ पे रेडियन में ही रखा जाएगा, ध्यान रखना। सर कैपिटल डी तो होगा, स्मॉल डी होगा ना हमारी तरफ से रेडियस, तो क्योंकि हम वो डी निकाल रहे हैं तो वो डायमीटर 2D हो जाएगा वहाँ पे। कौन सा डायमीटर 2D हो जाएगा? सर हमने नहीं, इसमें निकाला क्या है, हमने डी सुनो सुनो किसको सुनो माना है, कैपिटल डी। सुनो, ये अर्थ का पॉइंट है अब इस बार। ठीक है, ये पॉइंट अर्थ पे है, ये वाला, और ये जो ए बी हैं ये प्लैनेट के दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं जिसका डायमीटर हम निकालने वाले हैं। कुछ आई बात समझ में? यस सर। ये प्लैनेट के दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं जिनका हम डायमीटर निकालने, मतलब जिनके बीच का गैप निकालोगे तो डायमीटर आ जाएगा, है ना? एक बॉल है, उसको ऐसे पकड़ लो तो क्या होगा, उसका डायमीटर, जैसे बॉल है ऐसे ऐसे करके पकड़ लो दो तरफ से, समझ तो गया ये सर, क्या है, समझ गया। ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो इसीलिए ये डिस्टेंस तो हमें पैरेलक्स या फिर रिफ्लेक्शन से पता चल जाएगी, है ना? और ये एंगल भी हमें पता चल जाएगा इजीली, क्योंकि जहां से लाइट रे वापस आ रही है रिफ्लेक्ट होके, यस सर, जहां कहाँ जहां से कहाँ तक, तो तक ये एंगल पता चल जाएगा कहां से कहां तक वाली वापस आ रही है। ये वाली तो वापस सीधे सीधे चली जाएंगी, वापस नहीं आएंगी। ये एंगल मालूम है, ये डी भी मालूम है, तो फिर वही आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल कर देंगे, डी आ जाएगा, डायमीटर ऑफ प्लैनेट आ जाएगा। क्लियर हुआ? फिर रेडियस भी निकाल सकते हैं क्योंकि ज्यादातर प्लैनेट स्फेरिकल ही तो हैं। ठीक है, यस सर। आ गई ना बात समझ में सबको? जी। ठीक, तो ये इतना ही है। अच्छा, पहले से ये सब चीजें किसको पता थी?
जरा एक बार बता देना ठीक से। पैलेक्स सर मेथड मुझे किसको आता था? तुम्हें मतलब सिद्धार्थ? यस सर। ठीक है। और किसी को पता थी पहले से? आज संजीव तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो? आ रहा है नहीं ना? नहीं सर, उतना नहीं पता था, थोड़ा मोड़ा पता था। आ रहा है ना, मतलब अभी हाँ अभी सर, आ रहा हाँ है? बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। ठीक है। आराम, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है या पहले से पता था? पहले से पता था सर, ऊपर ऊपर से थोड़ा। तो आप आ गया ना क्लियर समझने की किस बेसिस पे ये चीज होती है। अगर सही यस से सर। देखा होगा तो चीजें आ गई होंगी। ठीक है। हाँ तो सर, दी बोलो। तो द एंगल अल्फा कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ। बोला ना। अब ये वाली लोकेशन अर्थ पे हो जाएगी और ये दो पॉइंट प्लैनेट के दो कॉर्नर हो जाएंगे। ठीक है, एजेस हो जाएंगी। It is the angle between the two directions when two diametrically opposite points, एक planet के diametrically opposite दो points है ना, of the planet are viewed through the telescope। वही बात है जहां से रेज वापस आ रही होंगी, यहाँ से और यहाँ से, बीच की भी वापस आ रही हैं। ठीक है, तो diametrically opposite point देख लेंगे। Since D is known, D तो पहले से पता ही है, पैलेक्स मेथड या किसी और रिफ्लेक्शन मेथड से। Diameter d of the planet can be determined using equation this। क्लियर हो गया ना, आराम से निकाल सकते हैं। तो इन्होंने बस वही बातें अंग्रेजी में बता दी, कुछ नया नहीं किया। ये एग्जांपल्स हैं। ठीक, अब हम उम्मीद करेंगे कि तुम लोग ये एग्जांपल्स खुद करो। ठीक है, नहीं आएगा हम बताएंगे सारे, लेकिन फिर भी पहले खुद करो। ठीक है, 1 2 जितने भी 1 2 3 4 जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, समझो क्वेश्चन को, पढ़ो समझो, उसके बाद खुद करो। जिसको नहीं समझ में आए तो हम ये करवाएंगे तो है ही, अभी लेकिन नहीं, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे तब, किसी एक को भी अगर नहीं आएंगे तो। ठीक है, बस बता देना। समझ में आ रही है ना बात? वही मेथड्स पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं। अब एक चीज ये हो गई कि बीच बीच की डिस्टेंसेस तो हम लोगों को पता चल जाती हैं किससे, नॉर्मल स्केल वगैरह से, स्क्रू गॉज वगैरह से। लार्ज डिस्टेंसेस पता चल जाती हैं किससे, रिफ्लेक्शन मेथड से, पैरेलक्स मेथड से, एंड सो ऑन। और वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस पे अब चलते हैं। ये कैसे पता चलता है? यानी कि लोगों को तो ये भी पता है ना एटम का साइज कितना होता है, हाइड्रोजन एटम का साइज कितना है, वो कैसे पता चल गया? उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? सोचो, पता है किसी को तो बता सकता है। बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल के डिस्टेंसेस, कि मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है या उतना बड़ा होता है, कैसे पता है? किसी एटम की रेडियस कैसे पता चल जाती है, या डायमीटर कैसे पता चल जाता है? क्या तरीका होता है उसके लिए? किसी को आइडिया हो तो बता सकता है कोई भी, आरम या सिद्धार्थ या संजीव, कोई भी, प्रियांशु। नहीं है किसी को तो देखें हम लोग। फटाफट से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से? नहीं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, साइज नहीं पता लगा सकते हो। सर ठीक एक है, ऑलिक एसिड ड्रॉप्स वाला से फॉर्मूला होता है उसी से ना? कौन सा? सर हम ड्रॉप्स डालते हैं वाटर के ऊपर किसी चीज की, फिर उसका डायमीटर पता करते हैं, मतलब एरिया अपॉन वैसे कुछ करके। चलो देखते हैं। वो बहुत ज्यादा सर छोटी चीजों के लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, कौन बोल रहा है? शायद डीएलएस। कौन सा? डीएलएस ये क्या है? सर डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग मेथड है। अच्छा, नहीं हमें नाम से नहीं पता है, भूल गए। तो देखते हैं इसमें। पूरी तरह से वैसे नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं बात हो रही, फाइनली डिस्टेंस तक कैसे पहुंचते हैं ये बात हो रही है। हम देख सकते हैं इन सब चीजों से, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और इन सब से देख सकते हैं, पर वो एक एवरेज साइज पता चलेगा। थोड़ा ज्यादा एक्यूरेटली नहीं पता चलेगा, अभी देखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होंगी। मेजरमेंट तो हो गई, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से या किसी से हमने देख तो लिया, पर उसके बाद कैलकुलेशन की बात आएगी। ठीक है, देखें फिर। टू मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साइज का, जैसे कि 10⁻⁸ 10⁻10 मीटर अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, वी हैव टू अडॉप्ट स्पेशल मेथड्स। वी कैन नॉट यूज अ स्क्रू गॉज और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, इवन अ माइक्रोस्कोप हैज सर्टेन लिमिटेशंस। माइक्रोस्कोप भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं आगे देख सकता है। समझ में आ रही बात? यहाँ उससे भी आगे जाने की बात हो रही है। क्लियर है? एक एटम को माइक्रोस्कोप भी जहां तक नहीं देख पाया है। ठीक है,
यस सेल सर। सेल तक को हम लोग देख पाए, एक सेल दिख जाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो भी दिखती है। लेकिन एटम को नहीं देख पाए, तो उसका भी साइज पता कैसे चल जाता है जो देख भी नहीं पाए आज तक हम। ये बात हो रही है, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी लिमिटेड है। एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट टू लुक एट द सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लाइट का यूज करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वो लाइट का नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है, या फिर उससे निकलने वाले रेडिएशंस का यूज करता है किसी चीज को देखने के लिए। एज लाइट हैज वेव लाइक features, the resolution to which an optical microscope can be used is the wavelength of light. ये wavelength of light के रेंज में ही काम करेगा। A detailed explanation can be found in the class 12th physics textbook. बाद में बात करेंगे। For visible light the range इतनी है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम का पता है सबको, 10 to the power -10 को बोलते हैं। यस सर। और ये सिर्फ मीटर में होता है, यानी कि एंगस्ट्रॉम मीटर कुछ नहीं होता। 10 to the power -10 एंगस्ट्रॉम का मतलब ही है, या सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 हाँ टू द पावर 1 -10 एंगस्ट्रॉम का मीटर। मतलब ही है 10 to the power -10 एंगस्ट्रॉम, सॉरी मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, क्लियर है? तो ये है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम समझ सकते हो कितना हो जाएगा, 4 × 10 to the power 3 एंगस्ट्रॉम, या 4 × 10 to the power -7 क्या मीटर। ठीक है। हेंस एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल्स विद साइजेस। पहली बात तो ये बताओ, रिजोल्यूशन का मतलब क्या समझ में आता है तुम लोगों को? सर क्लियरिटी। और क्लैरिटी का क्या मतलब होता है? सर कितना जूम इन हम उसको देख सकते हैं। हाँ, मतलब देख सकते हैं का मतलब क्या, पहले नहीं देख पा रहे थे? नहीं मतलब पहले क्लियर नहीं दिख रहा था ना सर। वही, क्लियर का मतलब क्या है? स्पष्ट बात ये, दिखना। सर वो हाँ, विजिबल हमें हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है। क्लियर का मतलब स्पष्ट दिखना पता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है उसका। वैसे करके मतलब क्या है, देखो, जब हम दो अलग चीजों को अलग देख पाए उसको क्लैरिटी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, जो दो चीजें अलग हैं उनको अलग अलग देख पाए तो क्लैरिटी बोला जाता है। जैसे कि घर का शीशा है, ठीक है, सब लोग कहीं ना कहीं मॉल या कहीं वैसे गए होगे या सैलून में जाते होगे, ठीक है, तो बाल वाल कटवाने या कुछ भी ऐसे। तो जो घर वाला जो मिरर है और जो सैलून वाला मिरर होता है, तुम लोगों ने कुछ फर्क देखा है वहां? नोटिस किया है किसी ने दोनों मिरर में क्या फर्क होता है? घर वाले मिरर में दोनों प्लेन मिरर ही तो होते हैं। दोनों प्लेन होते हैं, लेकिन कुछ अलग क्या होता है? पता है क्या होता है? सैलून वाले मिरर में जाओगे ना तो तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट फील करोगे। उसका रीजन है, उसमें रिफ्लेक्शन का इंडेक्स ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ब्राइटनेस ज्यादा नजर आती है। उसमें क्या होगा, तुम्हारा हेयर जो है ना अलग अलग नजर आएंगे ऐसे। और घर में जब देखोगे तो 4-5 हेयर एक साथ ही नजर आ जाएंगे तुमको, मोटे मोटे से। मतलब घर में जब तुम शीशे से देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा बस ब्लैक है यहाँ पे, हेयर बिल्कुल अलग अलग सेपरेटेड नजर नहीं आ रहे हैं। यही सेम चीज सैलून की जगह और मॉल में चले जाओ, किसी मॉल के वॉशरूम में जाओगे, ठीक है, उसमें देखना यस सर। बहुत क्लैरिटी होती है, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मतलब बाल हीरो हीरो जैसे लग रहे हैं। उसका रीजन यही है, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दिखने का अंतर है खाली, वैसे दिखने का कि तुम लाइट कितनी है तुम्हारे आसपास, या फिर उस मिरर की या उसकी क्वालिटी कितनी है। तो वो क्लियर मतलब क्या, 4 हेयर 4 नजर आने चाहिए, इसको क्लियर बोलेंगे। ठीक है, अगर 4 हेयर एक नजर आ जा रहे हैं ना मिक्स होके मोटे से, तो वो क्लियर नहीं है इसका मतलब। अब बात आई समझ में? और जी। तो इसीलिए रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? यही है, रीसॉल्व करना, दो चीजों को डिफरेंट देख पाना, जो है डिफरेंट, दो डिफरेंट चीजों को डिफरेंट देख पाना, रीसॉल्व करना। आई बात यस समझ सर। में? रीसॉल्यूशन, क्लियर, ऐसे करके होता है वो। तो रेजोल्यूशन में भी हम अलग अलग दो चीजों को तभी देख पाते हैं ना जब वो दो चीजें अलग अलग पीछे से दिखाई जा रही हैं। जैसे कि
एक ही सेम सेम साइज है स्क्रीन का, और इसी साइज, अच्छा तुम लोगों को लगता है फुल एचडी जो होता है, FHD, इसमें क्या नाम है, मोबाइल में, और जो लैपटॉप में होता है वो सेम होता है? नो सर, बहुत फर्क है, पता है क्यों? कल स्क्रीन साइज के डिपेंड कर। हाँ, क्योंकि 10,000 पिक्सल अगर तुमने मोबाइल में लगाया और 10,000 पिक्सल लैपटॉप में लगाया तो फर्क हो गया ना, यस सर, मोबाइल ज्यादा की बड़ी जगह स्क्रीन में बड़ी लगाया होगी तो। तो डिवाइड जाएंगे। सीधी सी बात है, तो यहाँ पे खराब नजर आएगा, लैपटॉप में बेकार नजर आएगा, मोबाइल में और अच्छा नजर आएगा, क्योंकि कम जगह में उतने ज्यादा पिक्सल्स हैं उसके कंपैरिजन में। ये चक्कर है। कुछ आई बात समझ में? यानी कि यहाँ फुल एचडी देने के लिए उनको नंबर ऑफ पिक्सल्स और ज्यादा लगाने पड़ते हैं, उस यस पर्टिकुलर सर, एरिया में, पर यूनिट एरिया में उनको तय करना पड़ता है, इतने पिक्सल्स लगेंगे, तब जाके होता है, ताकि वो जितना छोटा पिक्सल होगा उतनी छोटी डिटेल को अलग दिखा पाएगा वो। आई बात समझ में? वही हेयर वाला काम, उतनी छोटी डिटेल अलग अलग नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो जो रेजोल्यूशन होता है माइक्रोस्कोप्स का वो अलग अलग चलता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन थोड़ा और ज्यादा होता है, वो और चीजों को डिफरेंट दिखा सकता है, जो चीजें डिफरेंट हैं। ठीक है, hence an optical microscope cannot resolve particles with sizes smaller than this। इससे छोटी चीजों को, जो कि लाइट की वेवलेंथ से भी छोटी हैं, वो नहीं दिखा सकता। कुछ आई बात समझ में? जो भी चीजें लाइट की वेवलेंथ, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, उससे छोटी चीजों को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो तो लाइट की एक वेव से भी छोटी है, तो नहीं दिखा पाएगा वो। क्लियर? इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट वी कैन यूज एन इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फोकस्ड बाय प्रॉपरली डिजाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे भी फोकस कर पाती है, क्योंकि बात ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, केमिस्ट्री में एक दो चैप्टर्स में तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह में, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे प्लेट्स लगा दें, कुछ पता है, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के होते हैं ना, कुछ सीधी भी चली जाती हैं, यस सर, तो उनको मोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी उस पर फोर्स लगेगा, और क्योंकि चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी उस पर फोर्स लगेगा, तो उससे हम उसका मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरफ मूव करवाना है। जैसे जहाँ सीधा जा रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ रखे एक बॉक्स में कलेक्ट हो जाए, तो उसको इतना डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचना पड़ेगा, तो इतना डिफ्लेक्ट करने के लिए उसी हिसाब से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट कर दी जाती है। क्लियर हुआ? ऐसा कुछ है। The resolution of such an electron microscope is limited finally by the fact that electrons can also behave as waves। उसका भी एक फाइनल लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉन का भी तो अपना साइज है ना, उससे छोटी चीजें फिर नहीं देख पाएंगे ना, उसके बारे में बता पाएंगे। आई बात समझ में? You will learn more about this in class 12th। The wavelength of an electron can be as small as the fraction of an angstrom। एंगस्ट्रॉम के फ्रैक्शन के बराबर भी उसकी वेवलेंथ हो सकती है, तो वो पॉइंट में भी एंगस्ट्रॉम में चीजों का साइज बता पाएगा, लेकिन इससे छोटा नहीं बता पाएगा। फिर आई बात समझ में? लिमिटेशन कंप्लीटली बताई जा रही है कि हाँ, यस हर सर, चीज लिमिटेड है। दे कैन ऑलमोस्ट रिजॉल्व एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ मटीरियल। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम हम एक एटम को तो रिजॉल्व कर ही लेंगे, यानी कि दो डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट नजर आएंगे हमें। O2 मॉलिक्यूल है, उसमें एक मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे ऑक्सीजन के, वो दोनों अलग नजर आएंगे, इतना तो श्योर है, यानी कि उनसे बड़ी चीजें हैं ना ये। यस अच्छा, सर, किसको पता है कि हाइड्रोजन एटम का साइज कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब डायमीटर में? 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ठीक है, यानी कि 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.6 एंगस्ट्रॉम तक रिजॉल्व कर सकता है, तो ये तो उससे ज्यादा ही है, अच्छी बात है, उससे बड़ा साइज है, आराम से रिजॉल्व होगा। इससे छोटे साइज रिजॉल्व नहीं होंगे ना, छोटे साइजेस को नहीं देख पाएगा, नहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं फिर हम आगे की। आई बात समझ में? तो एटम वैटम तक तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, पर फिर भी अभी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अभी हम साइज नहीं बता पाएंगे। तो इन recent times tunneling microscopy has been developed in which again the limit of resolution is better than the an angstrom। उसमें भी एक एंगस्ट्रॉम से अच्छी रेजोल्यूशन मिल जाती है, यानी कि और छोटी चीजों को देख सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स का तो फिर और आराम से हो ही जाएगा। अ सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड, यहाँ पे एक का दिया हुआ है,
ओलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है, इज गिवन बिलो। बहुतों को नहीं पता होगा, मतलब नाम अभी ऐसे ही समझ लो, इससे अभी ज्यादा मतलब नहीं कि ओलिक एसिड क्या होता है, ठीक है, एक एसिड होता है लिक्विड फॉर्म में। ओलिक एसिड इज अ सोपी लिक्विड विद लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। उसका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स उसमें काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁹ मीटर। आई बात समझ में? तो फिर भी अच्छा खासा साइज है ये। द आइडिया इज टू फर्स्ट फॉर्म मोनोमोलिक्यूलर लेयर। क्या करते हैं, एक टैंक या फिर एक कंटेनर में लिक्विड फिल कर देते हैं, वाटर वगैरह, ठीक है, नीचे वाटर है खूब सारा, और ऊपर से ऑयल डालते हैं ड्रॉप ड्रॉप करके, क्योंकि ये सबको पता है कि ऑयल ऑयल कह रहे हैं, सॉरी, एसिड डालते हैं ये वाला, और ये वाला एसिड थोड़ा वाटर से कम डेंस होता है, इस वजह से ऊपर ऊपर ही रहता है ये, अंदर नहीं जाता है। तो वाटर की लेयर पे ड्रॉप ड्रॉप करके हम इस एसिड को डालते हैं। उसका रीजन है ड्रॉप ड्रॉप करके क्यों डालते हैं, क्योंकि मिक्स ना हो ये। और दूसरी बात, एक तो सर एक मिक्स ना हो। लेयर फॉर्म करनी है इसलिए। क्या हुआ? सर एक लेयर फॉर्म करनी है ना ऊपर वाटर के, इसलिए। हाँ, एक लेयर फॉर्म करे, वो भी पतली लेयर फॉर्म करे, मोटी लेयर ना फॉर्म करे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि पहले से भी पतली लेयर फॉर्म करेंगे, उसके बाद भी और मतलब उसको पतला करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों चीजें करनी है। अभी देखेंगे कैसे, ऊपर से एक पेपर लगाएंगे, वो सब करेंगे, ताकि एक मॉलिक्यूल की लेयर मिल सके। समझ पा रहे हो? यानी यस कि एक सर। ऐसी लेयर जिसमें सब मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, बगल में है बस, ऐसी वाली लेयर। इसमें मॉलिक्यूल्स बगल बगल में है, एक के ऊपर एक नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ आई बात समझ में? जबकि ये फॉर्म करना बड़ा मुश्किल काम है, इतनी पतली लेयर फॉर्म करना, लेकिन ओलिक एसिड से फॉर्म हो जा रही थी, इसलिए उसको एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया। क्लियर है? तो इस तरीके से एक लेयर फॉर्म हुई। अब हम इसमें फटाफट चलेंगे, देखना। द आइडिया इज टू फर्स्ट फॉर्म मोनोमोलिक्यूलर लेयर, सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर बनानी थी, ऑफ ओलिक एसिड ऑन वाटर सरफेस। वी डिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। और कैसे किया गया ये ध्यान देना इसको बहुत अच्छे से, बड़ा सिंपल है। ओलिक एसिड इन एल्कोहल टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब? क्या दिया हुआ है? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है, सबको समझ में आ रहा है ना? वॉल्यूम है ना, किसका? ओलिक एसिड का। किसमें? 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल सॉल्यूशन में। यानी कि हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब कितना क्या ले लिया? एल्कोहल। इतने वॉल्यूम में एक कंटेनर है जो 20 सेंटीमीटर क्यूब का है, ठीक है। सबको ये समझ में आ रहा है ना कि वॉल्यूम का मतलब क्या? साइज ऑफ कंटेनर है वो, बस यस स्पेस सर। कितना है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब हमने अल्कोहल लिया है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमने क्या लिया है? ओलिक एसिड। 1 ड्रॉप टाइप मान लो, बहुत छोटा हो गया, 1 ड्रॉप 2 या 2-3 ड्रॉप्स ऐसे सर कर। सॉल्यूशन बनाया है 20 सेंटीमीटर हाँ, क्यूब का, तो इनको मिक्स कर दिया, यानी अल्कोहल तो कम सॉल्यूशन। होगा। नहीं नहीं नहीं, टोटल मिक्स कर दिया, 20 ये और ये 21 ऐसे करके हो जाएगा पूरा वॉल्यूम उनका। तो ये इनको मिक्स किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लिया है, उससे कम नहीं है अल्कोहल, ठीक है। नहीं नहीं, 1 मिनट, फाइनल सॉल्यूशन इतना है, उससे थोड़ा कम है, यानी कि 19 मान लो, यस सर। ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब का बन रहा है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब हम उसके ऊपर अल्कोहल डालेंगे ना, लेयर बनाने के लिए, तो ये सॉल्यूशन डालेंगे मतलब, तो अल्कोहल को वेपोरेट किया जा सकता है, इवेपोरेट किया जा सकता है, यानी कि उड़ाया जा सकता है। थोड़ी थोड़ी सी हीट दी जाएगी और अल्कोहल उड़ उड़ के गायब हो जाएगा। तो ऊपर लेयर में क्या बचेगा? खाली ओलिक एसिड। यानी कि वो जो लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी? सिर्फ ओलिक एसिड की प्योर लेयर बनेगी। लेकिन यहां तक भी ये रुके नहीं, 1 आउट ऑफ 20 ये है यहां कॉन्सेंट्रेशन किसका? ओलिक एसिड का। ओलिक एसिड का अल्कोहल सॉल्यूशन में। इसको और ज्यादा इन्होंने वो कर दिया, इस सॉल्यूशन को भी फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले उसमें डाल दिया, समझ रहे हो? अल्कोहल में फिर से डाल दिया, यानी कि अब ये हो गया 400, मतलब 1 आउट ऑफ 400। यस सर। यानी कि लगभग लगभग 400 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं और 1
इसका ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल। वॉल्यूम बोल दो, मोल बोल दो, मॉलिक्यूल बोल दो, तीनों का कंपैरिजन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इतना ज्यादा तो 400 अल्कोहल के और 1 इसका तो बहुत कम हो गया ना, ताकि बहुत पतली लेयर बन सके इसकी, और ताकि ये सारा का सारा 400 हम उड़ा देंगे भी, यानी कि उसको हम इवेपोरेट कर देंगे, ताकि जो लेयर बचेगी वो किसकी बचेगी, ओलिक एसिड की। क्लियर हुआ सबको? किसी कुछ डाउट हो तो बोल सकता है। समझ में कम आ रहा है किसी को, बताओ। नो सर। प्रियांशु, तुषार और आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है ना, और अनीता, ठीक है सब? जी सर। तो 1/400 इतना बनेगा, तो ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन हो गया। उसके बाद अब ये सब वही लिखा हुआ है कि हम उसमें से ऊपर से इवेपोरेट कर देते हैं किसको, अल्कोहल को, क्योंकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, वाटर से काफी कम होता है। वाटर बॉईल नहीं होगा, वो पहले ही अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा थोड़ा बहुत ही हीट करने पे, ठीक है। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो लेयर बचेगी, अभी भी पूरी लेयर स्प्रेड हो चुकी है, हम धीरे धीरे ड्रॉप गिरा के पूरी लेयर बना ली थी हमने, स्प्रेड हो चुकी, तो अब किसकी लेयर बची है, वो ओलिक ओलिक एसिड की। एसिड का। बस सिर्फ ओलिक एसिड बचा है उस लेयर में। तो इसका मतलब अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। सपोज वी हैव ड्रॉप्ड एन ड्रॉप्स, यानी कि हमने मान लो उसकी एन ड्रॉप डाली थी, ठीक है, उस सॉल्यूशन की, ठीक है। तो इनिशियली इन द वाटर, इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। शुरू शुरू में हम एक ड्रॉप जो गिरा रहे हैं उसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ले लेंगे, क्योंकि वो ड्रॉप कुछ मान लो 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट ऐसे होगी, तो ऐसे कुछ हम ले लेंगे उसका। वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स क्या हो जाएगा, एन का मल्टीप्लाई। यस सर। एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी मान लिया, तो एन ड्रॉप का वॉल्यूम एन इंटू वी हो गया, इतनी ड्रॉप गिराई थी हमने, ठीक है। अब देखेंगे कि अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड पूरे सॉल्यूशन में था कितना, क्योंकि ये ड्रॉप जो गिरा रहे थे हम, ये तो सॉल्यूशन के ड्रॉप थे, है ना, ये ओलिक एसिड के ड्रॉप नहीं थे पूरे पूरे। ये जो वॉल्यूम आया ये सॉल्यूशन ओलिक को। एसिड का वॉल्यूम नहीं आया, ये पूरे सॉल्यूशन का आया है। तो उसमें से कॉन्सेंट्रेशन जितना था उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा सिर्फ ओलिक एसिड का अमाउंट, वॉल्यूम। कुछ आई बात समझ में? 1/400 का मल्टीप्लाई कर देंगे एनवी में, तो आ जाएगा ओलिक एसिड का वॉल्यूम, ठीक है। ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। यस सर। क्लियर? ये आ गया हमारे पास ओलिक एसिड का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर? तो वाटर वगैरह का वॉल्यूम हमें पहले से पता था। तो दिस सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड स्प्रेड्स वेरी फास्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर ऑफ थिकनेस टी। अब मान लेते हैं एक कंटेनर में जो फिल किया गया था, तो इसने टी थिकनेस की लेयर बनाई है, और बाकी नीचे वाटर है, ठीक है। टी थिकनेस की लेयर इसने बनाई है, टी, स्मॉल टी। तो इफ दिस स्प्रेड्स टू फॉर्म अ फिल्म ऑफ एरिया ए। अब ये फिल्म क्यों बोल रहे हैं, सबको पता है, बहुत पतली लेयर को फिल्म बोला जाता है, ठीक है। शीट जैसी चीज को यस सर। फिल्म बोला जाता है, बहुत पतली शीट, थिन शीट को, ठीक है, पतली शीट को फिल्म बोलते हैं, और कुछ नहीं, ये वो वाली फिल्म नहीं है। ऑफ एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि ऊपर की वाटर के ऊपर की सरफेस का जो एरिया था वो ए सेंटीमीटर स्क्वायर था। देन द थिकनेस ऑफ द फिल्म टी का मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आना चाहिए ना उसका। यस सर। द एक वॉल्यूम अपॉन एक एरिया तो का हमने इस तरह से वॉल्यूम निकाला, और एक हम उस तरह से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। एरिया इंटू वॉल्यूम, ए इंटू टी, सीधे सीधे आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो वॉल्यूम निकाला था सर हमने, वॉल्यूम। ये भी तो ओलिक एसिड का वॉल्यूम था। तो एन वी इंटू 1/400। तो यहां से थिकनेस आ जाएगी, और थिकनेस आ जाने का मतलब है, अगर हम कह रहे हैं कि ये 1 मॉलिक्यूल वाली थिकनेस है, ये 1 मॉलिक्यूल की लेयर है, तो उसकी सर थिकनेस 1 का मतलब मॉलिक्यूल है का डायमीटर। मॉलिक्यूल का डायमीटर आ जाएगा। सबको बात समझ में आई अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, लास्ट वाली चीजों में जो अभी बताया हमने, या पहले भी? सर मुझे नहीं आया। तुम्हें नहीं आया? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है ना। जी। तो एरिया वाटर की जो सरफेस है, जैसे मान लो ग्लास में वाटर था, तो उसी की सरफेस के ऊपर तो हमने ऑयल ड्रॉप किया है ना,
तो जी सरफेस का एरिया ए है, लेट कर लिया गया है ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और टी थिकनेस में वो ऑयल है या वो एसिड है, ठीक है, टी थिकनेस में। तो एरिया इंटू टी करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। यस और थिकनेस किसकी मल्टीप्लाई की है हमने, ओलिक एसिड वाली। तो फिर वॉल्यूम भी किसका आएगा, ओलिक एसिड का। सिर्फ वाटर का निकालने के लिए तो नीचे का पूरा करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, उसको जी तो किया नहीं हमने। तो हमने ओलिक एसिड का वॉल्यूम एक तो निकाला ऐसे करके ए इंटू टी, और एक निकाला था यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्म में, याद है कि जी एन ड्रॉप गिराई थी, हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी है, और उस पूरी ड्रॉप में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड 1/400 है। तो वहां से निकाला, इन दोनों को इक्वल रख देंगे हम, ए जी इंटू टी इज इक्वल टू एन वी इंटू 1/400। तो यहां से थिकनेस आ जाएगी टी, कितनी आएगी, ए को यहाँ डिवाइड में ले जाओ, देखो आ गया। और ये थिकनेस ही डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल होगी। क्यों, क्योंकि जो लेयर हमने बनाई है वो इतनी पतली है कि उसको हम मॉलिक्यूलर लेयर बोल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की लेयर। आई बात समझ में। जैसे वो मॉलिक्यूल को बॉल जैसा समझ लो, तो जमीन पे बॉल रखी है या किसी लेयर पे बॉल रखी है, तो बगल बगल में बॉल रखी है, ठीक है, ऐसे जी बगल, एक के ऊपर एक नहीं रखी है, मतलब अगल बगल में तो रखी है, एक के ऊपर दूसरी बॉल नहीं रखी है, तो एक सिंगल लेयर हो गई ना। तो ये थिकनेस ही तो मॉलिक्यूल का साइज हो गया, एक मॉलिक्यूल का साइज थिकनेस से पता चल जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि ये जी थिकनेस हमने निकाल ली, तो सेंटीमीटर में मॉलिक्यूल का साइज भी आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको, किसी को भी कुछ डाउट हो तो बताओ। प्रियांशु, आराम, संजीव, सब लोग बताओ, कुछ भी डाउट है तो। नो सर। नो सर। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं चीजों का, ठीक है। चलो इसके बाद यही है, वी इफ वी अज्यूम दैट द फिल्म हैज मोनोमोलिक्यूलर थिकनेस, देन दिस बिकम्स द साइज और डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। माना ही है, ध्यान रखना, वो कितनी पतली लेयर है डिपेंड करता है कि उसका साइज सच में मॉलिक्यूलर था कि नहीं था। कुछ कुछ चीजें माने माने के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि ये गारंटी कोई नहीं ले सकता कि वो वन मॉलिक्यूलर लेयर की थिकनेस ही थी। आई बात समझ में। थोड़ी बहुत चीजें अजम्पशन के ऊपर चल रही हैं, लेकिन तुम्हें निकालने के लिए आता है तो तुम यही करोगे, ठीक। तो द वैल्यू ऑफ दिस थिकनेस कम्स आउट टू बी इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। इस ऑर्डर में ये आती है, ठीक है, इसके आसपास एक मॉलिक्यूल की थिकनेस अप्रोक्सीमेटली। तो यानी कि इससे हम इस तरह का निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबको करने हैं, अपने आप करने हैं, खुद से करने हैं। उसका रीजन ये नहीं कि हम नहीं बताएंगे, रीजन ये है कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट कितना समझ में आए हैं, वो तुम लोगों को खुद से क्वेश्चन होने के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, लैंग्वेज जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि शुरू शुरू में क्वेश्चन करने में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ये सबको समझ में नहीं आता है। किसी की इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो तब भी समझ में नहीं आता है। इंग्लिश से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है वो हर बुक का, हर चीज का, हर जगह का अलग अलग होता है, ठीक है। इसीलिए वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो रहे हैं वो सब थोड़ा बहुत दिखेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैसे होगा सॉल्व, ये इन मेथड से ही तुम लोगों को एक बार ट्राई करना है खुद से, ठीक है। क्योंकि अगर तुम लोग ये सीख गए तो फिर समझ जाओ कि बहुत आगे क्या जर्नी तुम लोगों ने अभी कवर कर लिया। क्योंकि देखो, एक तो तरीका ये है कि हम न्यूमेरिकल एक करवाएं फिर तुम लोग करो, फिर हम दो करवाएं फिर तुम लोग करो, कॉपी वाले न्यूमेरिकल्स करते चले जाओ, वो हमें बेवकूफी लगती है, सीधी सी बात है। तुम लोग करो फिर पूछो, बेटर ऑप्शन है। क्योंकि तुम लोग कॉन्सेप्ट डायरेक्ट खुद लगाना तभी तो सीखोगे, दिमाग तभी खोलेगा, क्योंकि फाइनली तुम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। हम यहाँ कर करके दिखा दें उससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम लोग क्वेश्चन करो, डाउट आए पूछो, उसके बाद जब हम बताएंगे तो तुम लोगों को जितना समझ में आएगा वो डायरेक्ट मेरे बताने से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए संडे को डाउट क्लासेस हुआ करेंगी, ध्यान रखना। चलो यहां तक हो गया, ये हो जाएगा ना। अब एक हाँ बात सर। आती है रेंज ऑफ लेंथ, सिंपल सी चीज है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है। रेंज ऑफ लेंथ क्या होती है, कुछ नहीं, जहां जो छोटी से छोटी चीज आज तक हम लोगों को पता है या हम लोग मेजर कर पाए हैं, ठीक है, और जो बड़ी से बड़ी चीज आज तक हम लोग देख, मतलब परसेप्ट कर पाए, मेजर तो नहीं की है उसको लेकिन अंदाजा लगा पाए हैं, उसकी बात हो रही है। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक, तो छोटी से छोटी चीज ये क्या है, 10⁻⁻14 तक का, ठीक है, इस ऑर्डर की चीज, और बड़ी से बड़ी चीज
10⁻26 मीटर के ऑर्डर तक की, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है। यही है रेंज ऑफ लेंथ। इसी तरह रेंज ऑफ मास भी होता है। आई बात समझ में? ये बदल जाएगा फ्यूचर में, ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा जो इससे छोटी मेजरमेंट कर सकता हो, तो फिर ये रेंज ऑफ लेंथ बदल जाएगी, या फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस यूनिवर्स का और भी बड़ा साइज है, तो ये भी रेंज बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल जितना पता है उसके हिसाब से 10⁻14 सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ हम लोगों को नोन वाली है, और 10⁻26 मीटर ये सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट लेंथ है जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की है, लेंथ या डायमीटर जो भी समझ लो। क्लियर है? तो यहां से लेके यहां तक रेंज ऑफ लेंथ है। इसमें तुम हम लोगों का अपना छोटा मोटा चीजें ये सब देख सकती हो, ये सब जो लिखा है ना तुम लोग पढ़ लेना, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है? तो 1 फर्मी 10⁻15 होता है, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ये हम एक बार फिर से बता देंगे, लेकिन फिर भी एक बार तुम लोग देखना इसको। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसकी एक बार फिर से बात हो जाएगी, ये डिटेल में हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या कैसे निकल रहा है लाइट ईयर्स और ये सब। ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। उसके बाद अब नेक्स्ट टर्न पे बात होगी मेजरमेंट ऑफ मास की। ठीक है? कुछ भी डाउट है आज की क्लास में किसी को भी तो अभी बता सकता है, और नहीं तो पढ़ने के बाद नेक्स्ट टर्न पे बता सकता है। अभी किसी को डाउट है? नो सर। किसी को नहीं? पक्का ना? सब लोग अपनी वो दे दो कंफर्मेशन कि किसी को डाउट नहीं है। नो सर। नो सर। नो सर। प्रियांशु, वो तुषार, अनीता? नहीं सर। ठीक है ना? चलो तो पढ़ लेना। ठीक है? जहां से भी तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही वाली चीजें पढ़नी है। ठीक है? मतलब जो अभी तक पढ़ाया है हमने उसको दोबारा से डिटेल में फिर से रिवाइज करना है, पढ़ना है। आई बात समझ में? और उसमें अगर एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हो तो वो जरूर कर लेना। और एनसीईआरटी में जो ये जितने एग्जाम्पल्स थे, चाहे तुम लोग किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन नीट के लिए अगर तुम लोग को कर रहे हो तो ये एनसीईआरटी के ये वाले एग्जाम्पल जरूर करना, ध्यान रखना। ठीक है? पीडीएफ मिलती है, आराम से नेट पे पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें ये एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे तुम लोग। ठीक? जहां तक क्वेश्चंस हो मतलब पढ़ा दिया है, वहां तक की ये 5 तक के एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है? ध्यान रखना। चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं।